तो MSW के लर्नर, आज हम लोग MSW 001 का जो खंड 3 है उसका इकाई 3 समाज कल्याण प्रशासन, इसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़मीनी और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, समाज कल्याण प्रशासन। नमस्कार। हमारे पास समाज कल्याण प्रशासन अवधारणा एवं प्रक्रिया नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विषय की तह तक जाएं। ये आखिर है क्या, क्यों इतना ज़रूरी है और असल में ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ कोई किताबी या भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक है कि सरकारें या संस्थाएं समाज की जरूरतों का ध्यान कैसे रखती हैं। ये वो तरीका है, वो मशीनरी है जिससे समाज की देखभाल की जो अच्छी सोच है वो जमीनी हकीकत बनती है। अच्छा, तो चलिए फिर इसको खोलते हैं, है ना। स्रोत कहता है कि ये शब्द 2 हिस्सों से बना है, समाज कल्याण और प्रशासन। हाँ, तो पहले समाज कल्याण के विचार को ही पकड़ते हैं। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज हम समझते हैं? मतलब इसका इतिहास क्या कहता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। और देखिए, प्रशासन की तरह ही समाज कल्याण का विचार भी कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। अच्छा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा से ही किसी न किसी रूप में, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारी समझकर हो या शायद किसी अनजाने डर से कह लीजिए, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की देखभाल करते आए हैं। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज की शुरुआत से ही किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। यानी शुरू में एक तरह की व्यक्तिगत भावना या सामाजिक रीति रिवाज जैसा ज्यादा था। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दौर में ये ज्यादातर निजी स्तर पर या फिर छोटे समुदायों के भीतर होता था। कोई दान दे रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, इस तरह से। लेकिन स्रोत बताता है कि जैसे जैसे समाज बदला, राजनीतिक व्यवस्थाएं विकसित हुई, तो इस देखभाल या कल्याण की भावना को एक व्यवस्थित रूप, एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत महसूस हुई। अच्छा। और इसे धीरे धीरे शासन के ढांचे में शामिल किया जाने लगा। मतलब जो पहले शायद एक अच्छी आदत थी या एक सामाजिक दबाव था, उसे धीरे धीरे सरकार की या व्यवस्था की जिम्मेदारी बना दिया गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। देखिए, जैसे समाज के लिए अपनी जरूरतें पूरी करना जरूरी है ना? हाँ। वैसे ही शासन के विकास के साथ इन मानवीय जरूरतों को संवैधानिक दायरे में लाना, उन्हें कानूनी आधार देना और शासन की जिम्मेदारी बनाना, ये एक बहुत अहम कदम रहा। यह सिर्फ दयाभाव से आगे बढ़कर एक व्यवस्थित प्रणाली बनाने की कोशिश थी। और यहीं पर शायद वो बड़ा बदलाव आता है जिसका जिक्र स्रोत में है, दान से अधिकारों तक का सफर। ये सुनने में ही काफी अहम लगता है। हाँ हाँ। इस बदलाव ने कल्याण के मायने कैसे बदल दिए? हाँ, ये बदलाव वाकई बुनियादी है और स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर सामने रखता है। सोचिए, जब हम दान की बात करते हैं तो वो देने वाले की मर्जी पर है ना? जिसे मिल रहा है उसका उस पर कोई हक या दावा नहीं बनता। ये एक स्वैच्छिक, शायद नेक काम है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। मर्जी है तो दिया, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही अधिकार शब्द आता है, हाँ, पूरा समीकरण ही बदल जाता है। कैसे? यही इस बदलाव की सबसे अहम बात है। स्रोत के मुताबिक जब कल्याण को हम अधिकारों की नजर से देखते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तो ये सरकार या शासन का दायित्व बन जाता है। अब ये किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि नागरिक का हक है। अच्छा। जिसे पूरा करना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। स्रोत साफ कहता है कि चाहे तरीका दान वाला पुराना रहा हो या अधिकारों वाला नया, समाज कल्याण के काम अब प्रशासन का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। यह वैकल्पिक नहीं बल्कि जरूरी है। तो अगर कल्याण अब एक अधिकार है, तो इसे ठीक से समझने और लागू करने के लिए और क्या जानना जरूरी हो जाता है? सिर्फ अधिकार कह देना काफी है? नहीं नहीं, काफी नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि इस अधिकार आधारित कल्याण को समझने के लिए हमें कुछ और गहरी बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे न्याय की अवधारणा, समानता और विकास के अधिकार, ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे कल्याण से जुड़े हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी समझना होगा कि कौन से सरकारी तरीके हैं, कौन से कानून हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके जरिए इन कल्याणकारी योजनाओं को असल में लागू किया जाता है। लोगों की भागीदारी इसमें कैसे सुनिश्चित होती है। ये सिर्फ ये तय करना नहीं है कि क्या देना है,
बल्कि कैसे और क्यों देना है, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बात तो साफ हुई कि कल्याण क्या है और इसका नजरिया कैसे बदला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रशासन पर। हाँ, अगर कल्याण क्या है तो प्रशासन कैसे है? स्रोत इसे मैनेजमेंट साइंस यानी प्रबंधन विज्ञान से जोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रशासन का रोल यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है मैनेजमेंट के सिद्धांतों का इस्तेमाल। हाँ, देखिए, अच्छी नीतियां बना लेना, कल्याण के लक्ष्य तय कर लेना एक बात है। ठीक है, लेकिन उन लक्ष्यों को हकीकत में बदलना, उन लोगों तक लाभ पहुंचाना जिनके लिए वो बने हैं, ये सारा काम प्रशासन का है। स्रोत साफ कहता है कि प्रशासन के लिए जो ज्ञान और हुनर चाहिए, वो मुख्य रूप से प्रबंधन विज्ञान से ही आते हैं। अच्छा, किस तरह के ज्ञान और हुनर की बात हो रही है यहाँ? क्या ये किसी भी ऑफिस को चलाने जैसा है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन इसमें कुछ खास बातें भी हैं। स्रोत 2 तरह के ज्ञान और कौशल पर जोर देता है। अच्छा, क्या है वो? पहला तो वही है जो किसी भी संगठन या व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होता है, जिसे हम सामान्य प्रशासनिक कौशल कह सकते हैं। इसमें शामिल है योजना बनाना, मतलब प्लानिंग, हाँ, पूरे सिस्टम को खड़ा करना, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सही लोगों को काम पर लगाना यानी स्टाफिंग, उन्हें दिशा निर्देश देना, डायरेक्टिंग, सबके बीच तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेटिंग, और सबसे जरूरी पैसे का हिसाब किताब रखना यानी बजट बनाना, बजटिंग। ये तो किसी भी मैनेजमेंट में होता है। सामान्य कौशल। और दूसरा प्रकार क्या है? वो कल्याण के काम से कैसे जुड़ता है? दूसरा प्रकार ज्यादा विशिष्ट है और समाज कल्याण के लिए बेहद जरूरी। यह है उस खास कल्याणकारी कार्यक्रम की गहरी समझ जिसे लागू किया जा रहा है। अच्छा, मतलब प्रोग्राम स्पेसिफिक नॉलेज? हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर बुजुर्गों के लिए कोई योजना है तो सिर्फ नियम जानने से काम नहीं चलेगा। बुजुर्गों की जरूरतें क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, इसकी समझ होनी चाहिए। स्रोत कहता है कि इसे उस जगह के हिसाब से, उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में लागू करने का तरीका भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर जगह हर समुदाय की जरूरतें, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। प्रशासन को सिर्फ लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, सही बात है। बल्कि उसे जमीनी हकीकत और लाभार्थियों, जिन्हें स्रोत मुवक्किल या क्लाइंट कहता है, उनकी जरूरतों के हिसाब से ढलना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा समाज कल्याण प्रशासक वो है जिसे मैनेजमेंट के गुर भी आते हों और साथ ही उसे उस सामाजिक मुद्दे की, उस क्षेत्र की गहरी समझ भी हो जिस पर वो काम कर रहा है। मतलब एक तरह से दोहरी विशेषज्ञता चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये काम सिर्फ फाइलों का नहीं है, इसमें सामान्य प्रबंधन की कुशलता और उस खास सामाजिक क्षेत्र की विशेषज्ञता, दोनों का संगम जरूरी है। सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं का ज्ञान काफी नहीं है, जमीनी हकीकत और लोगों की जरूरतें, उनकी भावनाएं, उनकी समझ भी उतनी ही मायने रखती है। स्रोत समाज कल्याण प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया कहता है जिसमें तय लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करके सामाजिक नीति को जमीनी हकीकत में बदला जाता है। अच्छा, ये सिर्फ कागज पर योजना बनाना नहीं है, बल्कि उसे साकार करना है। स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य यानी सोशल वर्क के 6 तरीकों में से एक है। हाँ, ये सब मिलकर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो समाज कल्याण प्रशासन को समाज कार्य के 6 मुख्य तरीकों जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च वगैरह में से एक मानना। इसे एक गंभीर अकादमिक विषय और एक पेशेवर काम का दर्जा देता है। ये साफ करता है कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों का रूटीन काम नहीं, बल्कि इसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी तकनीकें हैं, अपने नैतिक आधार है। अच्छा, इसका मकसद है सामाजिक नीति को असल सेवाओं में बदलना, लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। और इसमें ये स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओज वगैरह की क्या भूमिका है? स्रोत उनका जिक्र करके एक और अहम पहलू उजागर करता है। अक्सर क्या होता है कि ये स्वैच्छिक संगठन जमीनी स्तर पर कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। बिल्कुल, कई बार वे सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कभी उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां सरकारी मदद शायद उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन संगठनों को भी असरदार तरीके से काम करने के लिए खास तरह के प्रशासनिक, वित्तीय और कामकाज के तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, उनके लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। हाँ, मतलब चाहे सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संगठन, अगर समाज कल्याण का काम प्रभावी ढंग से करना है तो अच्छा प्रशासन और प्रबंधन जरूरी है, दोनों के लिए। तो समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ सरकारी इमारतों तक ही सीमित नहीं है, ये समाज कार्य के बड़े दायरे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल।
ये एक फैला हुआ क्षेत्र है जिसमें कई तरह के लोग और संस्थाएं शामिल हैं। सरकार, पेशेवर समाज कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, समुदाय के लोग। और इन सभी के लिए प्रशासनिक क्षमताएं बहुत जरूरी हैं ताकि वे अपने नेक इरादों को असरदार नतीजों में बदल सकें। ठीक है, ये तस्वीर अब काफी साफ हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कड़ी जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है समाज कल्याण प्रशासन और लोकतंत्र के बीच का गहरा रिश्ता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये जुड़ाव इतना अहम क्यों है? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि कल्याणकारी प्रशासन और लोकतंत्र एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अक्सर होता यह है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने और जरूरी संसाधन देने का आधार तैयार करती है। संविधान में दिए गए अधिकार, चुनावों में किए गए वादे, नागरिकों का दबाव, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ही तो हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से कल्याणकारी कामों के लिए वो जमीन और इजाजत मुहैया कराता है? हाँ, लोकतंत्र वो ढांचा और प्रेरणा देता है, वो मैंडेट देता है। लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे की बात करता है। क्या? वो कहता है कि सिर्फ नीतियां बन जाना ही काफी नहीं है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किसी खास इलाके में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र इन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे लागू करवाता है। अच्छा, असली परीक्षा तो वहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन में। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये प्रशासन के काम करने के तरीके, उसकी कुशलता से जुड़ा है? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर प्रशासन की कुशलता, उसकी पारदर्शिता और नागरिकों की जरूरतों के प्रति उसकी जवाबदेही से जुड़ा है। एक लोकतांत्रिक देश में हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के असरदार तरीके से काम करे और लोगों के प्रति जवाबदेह हो। हाँ, बिल्कुल। समाज कल्याण प्रशासन का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या लोकतंत्र के बड़े बड़े आदर्श जैसे समानता, न्याय, अवसर, क्या वो प्रशासनिक कामों के जरिए सच में जमीन पर उतर रहे हैं या वो सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें बनकर रह गए हैं। नीतियां स्थानीय स्तर पर कैसे लागू हो रही हैं, क्या उनमें लोगों की आवाज सुनी जा रही है, क्या मदद उन तक पहुंच रही है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सारे सवाल लोकतंत्र और प्रशासन के इस रिश्ते के केंद्र में हैं। तो हमने जो भी चर्चा की उसका निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ नियमों और फाइलों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली, विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। ये समाज के बदलते मूल्यों जैसे दान से अधिकार तक के साथ खुद को बदलता है। ये मैनेजमेंट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है और ये समाज कार्य के प्रोफेशनल अभ्यास और लोकतांत्रिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहें तो ये सामाजिक नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलने का एक साधन है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ नियमों का पालन करना भर नहीं है, बल्कि ये मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों, प्रक्रियाओं और लोगों को सही ढंग से जोड़ने का आप कह सकते हैं विज्ञान भी है और कला भी। अच्छा, विज्ञान और कला दोनों? हाँ, क्योंकि इसमें नियम भी हैं, सिद्धांत भी हैं, लेकिन साथ ही मानवीय समझ, संवेदनशीलता और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कला भी चाहिए। इसमें इतिहास की समझ, नैतिक जिम्मेदारी, प्रबंधन का हुनर और लोकतांत्रिक जवाबदेही, ये सब कुछ घुला मिला हुआ है। स्रोत से मिली ये जानकारियां वाकई आंखें खोलने वाली हैं। इन्होंने कल्याण और प्रशासन के इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण रिश्ते को समझने में काफी मदद की है। हाँ, और चलते चलते एक विचार छोड़ जाता हूं जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सामाजिक नीति को वास्तविकता में बदलना है, उसे लागू करना है ना? हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, हमारे सिस्टम, चाहे वो कागज पर कितने ही अच्छे क्यों ना दिखते हों, उनको सच में कितना समझ पाते हैं और पूरा कर पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इरादे बहुत नेक होते हैं, नीतियां बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन उनका असर उतना नहीं दिखता जितनी उम्मीद होती है। आप नीति बनाने वालों के इरादे और जिन्हें वो नीति मिल रही है उनके अनुभव के बीच के फासले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नीति के इरादे और जमीनी हकीकत के अनुभव के बीच का ये फासला, ये गैप, एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। प्रशासन इस खाई को कैसे पाट सकता है? कैसे ये पक्का किया जा सकता है कि कल्याण के प्रयास सचमुच उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उनकी खास परिस्थितियों, उनकी गरिमा का भी ध्यान रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने, नए रास्ते खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। और शायद यही बात समाज कल्याण प्रशासन के अध्ययन को हमेशा प्रासंगिक और जरूरी बनाए रखती है। कल्याण प्रशासन, अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया। इस प्रोसेस के जरिए होता क्या है कि जो सामाजिक नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको जमीन पर उतारा जाता है।
मतलब उनको असल सेवाओं में बदला जाता है। और ये काम अक्सर कोई सामाजिक कार्यकर्ता करता है, किसी सामाजिक कल्याण संस्था के जरिए। और इसमें सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, उनका इस्तेमाल करके संस्था के लक्ष्य हासिल करना भी शामिल है। अच्छा, तो ये सिर्फ किसी योजना को लागू कर देना भर नहीं है। इसमें वो पेशेवर कौशल और संस्था के लक्ष्य ये भी जुड़े हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। वैसे कल्याण की सोच तो बहुत पुरानी होगी, है ना? हाँ। लेकिन आज जो लोकतंत्र है, उसमें इसका रूप कैसे बदला है? क्या डेमोक्रेसी ने इसे प्रभावित किया? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, लोकतंत्र के जो मूल विचार है ना, जैसे हर व्यक्ति का अधिकार, थोड़ी उदारता, बराबरी, आज़ादी, इन सब ने कल्याण की जो पूरी सोच है उसको बहुत गहराई से बदला है। देखिए, मदद की व्यवस्था तो हमेशा से रही है, किसी न किसी रूप में, है ना? कभी धर्म के नाम पर, कभी समुदाय के स्तर पर जरूरतमंदों की मदद होती थी। लेकिन जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसने इसे ज्यादा व्यवस्थित बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, संस्थागत रूप दिया है और इसे अधिकार आधारित बनाया है। अब ये कोई दान या एहसान नहीं, बल्कि नागरिक का हक माना जाता है ज्यादातर जगहों पर। और सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, इसमें जो औद्योगिक विकास हुआ उसने भी एक भूमिका निभाई। खासकर ब्रिटेन में चार्ल्स बूथ और राउंट्रीज जैसे लोगों ने जो सोशल सर्वे किए, वो बहुत अहम साबित हुए। उन्होंने पहली बार आंकड़ों से दिखाया कि इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का समाज के कुछ बड़े हिस्सों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। गरीबी, बीमारियां, रहने की खराब हालत, मतलब आंखें खोल दी एक तरह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं सर्वे वगैरह ने वो बेस तैयार किया जिस पर फिर वेलफेयर स्टेट और समाज कल्याण प्रशासन की बात आगे बढ़ी, और इसी वजह से सोशल वर्क भी एक अलग प्रोफेशन बना? हाँ, बिल्कुल सही। इन स्टडीज ने वो ठोस सबूत दिए जिनकी जरूरत थी। पहले शायद लोग भावनात्मक बातें करते थे, लेकिन इन्होंने फैक्ट सामने रखे कि क्यों समाज के कुछ वर्गों के लिए खास इंतजाम जरूरी हैं। और इसी माहौल में फिर वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, सेटलमेंट हाउस जैसी पहले बढ़ी। अच्छा। और वहीं से समाज कार्य ने भी एक प्रोफेशन का रूप लेना शुरू किया। जी। अपनी टेक्निक्स, अपनी सिद्धांत। फिर जब 20वीं सदी में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ, तो इन सेवाओं को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। वही है समाज कल्याण प्रशासन। हालांकि शुरू में एक मजेदार बात भी हुई थी। जब ये वेलफेयर स्टेट का आइडिया नया था, तो लगता था कि सरकार जो भी कर रही है सब कल्याणी है। हाँ, अच्छा। हाँ, बाद में धीरे धीरे समझ बनी कि नहीं, कुछ खास एक्टिविटीज हैं जो समाज कल्याण के दायरे में आती हैं और उनके मैनेजमेंट पर, उनके प्रशासन पर अलग से ध्यान देना होगा। ये विकास समझना जरूरी था। पर क्या आज इसकी कोई एक परिभाषा है, मतलब जो हर देश में हर हालात में फिट बैठती हो, या ये जगह और जरूरत के हिसाब से बदलती है? नहीं, कोई एक यूनिवर्सल परिभाषा बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर देश के अपने हालात होते हैं, है ना? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जरूरतें भी अलग होती है। तो वहां की सरकारें उसी हिसाब से तय करती हैं कि कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, किस पर फोकस करना है। तो जाहिर है कि परिभाषा और उसका जो जोर है, वो भी देश और टाइम के हिसाब से बदल सकता है। परिभाषाओं की बात हो रही है, तो एक शब्द बार बार आता है, सामाजिक सेवाएं या सोशल सर्विसेज। इसको थोड़ा और साफ करेंगे। समाज कल्याण, समाज कार्य और सामाजिक सेवाएं, इनमें क्या रिश्ता है? ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं कभी-कभी। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए, समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर, ये तो एक बहुत बड़ी, एक व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये किसी समाज की ओवरऑल भलाई की बात करता है। अच्छी सेहत, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, सब कुछ। ये एक लक्ष्य है, एक गोल है। ठीक है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए जो ठोस कार्यक्रम या गतिविधियां चलाई जाती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। ये अक्सर उन खास ग्रुप्स के लिए होती हैं जो मेन स्ट्रीम सर्विसेज जैसे नॉर्मल स्कूल या हॉस्पिटल का फायदा आसानी से नहीं ले पाते, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, महिलाएं, उनके लिए सहायक सेवाएं। अच्छा, सप्लीमेंट्री टाइप की। हाँ, कह सकते हैं। और समाज कार्य यानी सोशल वर्क, वो एक प्रोफेशन है, एक डिसिप्लिन है। इसमें ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, सोशल वर्कर्स, जो इन सामाजिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें असरदार बनाने के लिए खास नॉलेज, स्किल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी सेवाओं और संस्थाओं को चलाने की, उनको ऑर्गेनाइज करने की जो प्रक्रिया है, वही है समाज कल्याण प्रशासन। समझ गई। तो ये चारों जुड़े हुए हैं। समाज कल्याण लक्ष्य है,
सामाजिक सेवाएं साधन है, समाज कार्य वो प्रोफेशन है जो ये काम करता है, और समाज कल्याण प्रशासन वो मैनेजमेंट प्रोसेस है जो इसे मुमकिन बनाता है। वाह, ये क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा था। अब शायद हम अलग-अलग विद्वानों के परिभाषाओं को बेहतर समझ पाएंगे। हमारे नोट्स में जॉन सी किर्नी का जिक्र है। 1950 में उन्होंने कुछ कहा था इस बारे में। उनका क्या नजरिया था? हाँ, किडनी ने इसे एक टू वे प्रोसेस बताया, दो तरफा प्रक्रिया, जो काफी इंटरेस्टिंग है। पहला पहलू तो ये कि जो सामाजिक नीतियां हैं उनको जमीनी स्तर पर सेवाओं में बदलना, मतलब पॉलिसी को एक्शन में लाना। ये हुआ ऊपर से नीचे। लेकिन उन्होंने दूसरा पहलू भी जोड़ा कि जब आप सेवाएं लागू करते हैं तो आपको अनुभव मिलते हैं, आप सीखते हैं। उस अनुभव के आधार पर वापस पॉलिसी में सुधार के लिए सुझाव देना। ये हुआ नीचे से ऊपर। तो किडनी के हिसाब से प्रशासन सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाली मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोसेस भी है जिससे नीतियां बेहतर होती हैं, एक फीडबैक लूप की तरह। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बल्कि सुधार भी, वो भी 1950 में। अच्छा, फिर समाज कार्य के शब्दकोश की परिभाषा का भी जिक्र है। क्या वो इसे मैनेजमेंट के ज्यादा करीब देखती है? हाँ, डिक्शनरी वाली परिभाषा काफी व्यापक है और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनसे बहुत मिलती जुलती है। वो कहती है कि समाज कल्याण प्रशासन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो किसी संगठन के लक्ष्य तय करने, फिर उन लक्ष्यों को पाने के लिए रिसोर्स जुटाने, पैसा, लोग, सामान, और उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने, अलग अलग कामों में तालमेल बिठाने, और फिर ये देखने कि काम कितना असरदार रहा, कितना एफिशिएंट रहा, उसका मूल्यांकन करके जरूरी बदलाव करने से जुड़ी हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि सोशल वर्क की फील्ड में से अक्सर मैनेजमेंट का ही दूसरा नाम माना जाता है। अच्छा, तो ये तो काफी हद तक मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसा लग रहा है। प्लानिंग, रिसोर्सिंग, कोऑर्डिनेशन, इवैल्यूएशन। पर क्या सबने इसे ऐसे ही देखा, जैसे आर्थर डनहम ने 1962 में कुछ अलग कहा था? डनहम का नजरिया थोड़ा अलग था, ज्यादा फोकस था। उन्होंने प्रशासन को मुख्य रूप से उन सहायक या इनेबलिंग प्रोसेसेस के तौर पर देखा जो किसी सामाजिक संस्था को अपनी मेन सर्विसेज, मतलब डायरेक्ट सर्विसेज देने में मदद करती हैं। मतलब वो सारे काम जो पर्दे के पीछे होते हैं, ताकि जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं जैसे सोशल वर्कर, वो अपना काम ठीक से कर पाएं। इसमें पॉलिसी बनाना तो है ही, लेकिन रोजमर्रा के काम भी हैं। रिकॉर्ड रखना, अकाउंटिंग देखना, ऑफिस का रख रखाव, स्टाफ मैनेजमेंट, इन सब के लिए लीडरशिप देना। उनका जोर था कि प्रशासन का काम है सर्विस देने वालों को सक्षम बनाना। ये भी एक जरूरी पहलू है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नीतियां नहीं बनाता, बल्कि जमीनी काम को मुमकिन बनाता है। अब एक और नाम है हॉली ट्रैकर। उनकी परिभाषा में क्या खास था? क्या उन्होंने लोगों पर ज्यादा फोकस किया? कि लोग अपनी एनर्जी और जो भी रिसोर्स उनके पास हैं उनका इस्तेमाल करके समुदाय की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं देते हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ये एक लगातार चलने वाली और डायनामिक प्रक्रिया है, रुकती नहीं है, और इसमें सबसे जरूरी है कि सबके साझे लक्ष्यों को पाने के लिए इंसानी और भौतिक संसाधन, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस, इनके बीच सही तालमेल हो, सहयोग हो। अच्छा। हालांकि उनके विश्लेषण में एक कमी भी बताई जाती है। कहा गया कि उनकी परिभाषा में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप जैसे जो तत्व हैं उनका जिक्र उतना साफ नहीं था, जिन्हें आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरी हिस्सा मानते हैं। लेकिन उनका फोकस लोगों के आपसी सहयोग और रिसोर्सेज के क्रिएटिव इस्तेमाल पर था, जो इसे एक ह्यूमन टच देता है। और डायनामिज्म पर काफी अलग अलग पहलू सामने आए। फिर स्किडमोर ने 1995 में इन सबको कैसे समेटा? क्या उनकी परिभाषा ज्यादा प्रैक्टिकल थी? हाँ, स्किडमोर ने एक काफी सीधी और प्रैक्टिकल परिभाषा दी जो मैनेजमेंट के जो क्लासिक फंक्शंस है उन्हें दिखाती है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण प्रशासन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी संगठन के सदस्य अपनी सामाजिक नीतियों को सामाजिक सेवाओं में बदलते हैं। और इस प्रोसेस में मुख्य रूप से 5 काम शामिल हैं: प्लानिंग यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, स्टाफिंग यानी स्टाफ की व्यवस्था, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना, और कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण रखना। ये काफी मैनेजरियल परिभाषा है, समझने में आसान। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समय पर इसके अलग-अलग आयामों को उभारा है। अब एक और जरूरी सवाल, समाज कार्य की जो मेन मेथड्स मानी जाती हैं, जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन का इनसे क्या रिश्ता है? क्या प्रशासन इनके बिना अधूरा है या ये प्रशासन के बिना? हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो सोशल वर्क प्रोफेशन में पहले वो मेथड्स डेवलप हुई
जो सीधे लोगों के साथ काम करती थी, व्यक्ति के साथ केस वर्क, समूह के साथ ग्रुप वर्क और समुदाय के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनको प्राइमरी या मेन मेथड्स माना गया। अच्छा। बाद में यह महसूस हुआ कि इन मेन मेथड्स को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कुछ सपोर्टिंग मेथड्स की भी जरूरत है, सहायक विधियां। यहीं पर समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वर्क रिसर्च और सोशल एक्शन का विकास हुआ। इनको सहायक या सेकेंडरी मेथड्स कहा गया। अच्छा, तो ये सहायक विधियां हुई। हाँ, तो आज हम सोशल वर्क की 6 मेथड्स की बात करते हैं। 3 प्राइमरी, 3 सहायक। प्रशासन का काम है इन प्राइमरी मेथड्स को ठीक से चलाने में मदद करना। अब सोचिए, बिना अच्छे प्रशासन के केस वर्कर या ग्रुप वर्कर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर अपना काम कैसे करेंगे? रिसोर्स कहाँ से आएंगे? पॉलिसी कौन बनाएगा? तालमेल कैसे होगा? सही बात है। स्रोत ये भी कहता है कि अक्सर वही संस्थाएं जो इन तीनों लेवल पर काम करती हैं, व्यक्ति, समूह, समुदाय, वही तो सामाजिक सेवाएं दे रही होती हैं। तो उन सेवाओं को ठीक से चलाना यानी उनका प्रशासन करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रशासन इन सबको एक धागे में पिरोता है, एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा समाज कल्याण प्रशासक बनने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट के फंडे जानना काफी नहीं है, उसे समाज कार्य की भी समझ होनी चाहिए। क्या गुण चाहिए उसमें, क्या स्किल्स? हाँ बिल्कुल, सिर्फ मैनेजमेंट की डिग्री या अनुभव शायद यहाँ काफी ना हो। प्रशासन के लिए नॉलेज, थ्योरी और कुशलता से सेवा देने का स्किल तो चाहिए ही। अरे, इसमें सही टाइम पर सही फैसला लेने की क्षमता बहुत जरूरी है। और ये क्षमता सिर्फ किताबों से नहीं आती, ये जमीनी अनुभव से आती है। और उस संस्था के जो मूल्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनके प्रति आपका कमिटमेंट कितना है, उससे आती है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात कही गई है। तर्क ये है कि कोई सामाजिक संस्था जो किसी इंसानी जरूरत को पूरा करने के लिए बनी है, उसे अच्छे से चलाने के लिए जो गुण चाहिए, जैसे सोशल वर्क के वैल्यूज, सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और फिलॉसफी की गहरी समझ, उससे जुड़ी पढ़ाई और जमीनी अनुभव, ये गुण शायद एक नॉर्मल बिजनेस मैनेजर के मुकाबले एक ट्रेंड और अनुभवी सोशल वर्कर के पास ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अरे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि सोशल वर्कर सिर्फ कैसे पर नहीं बल्कि क्यों और किसके लिए पर भी ध्यान देता है? हाँ, काफी हद तक यही बात है। तर्क ये दिया जाता है कि सोशल वर्कर सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, एफिशिएंसी, टारगेट, बजट इनको ही नहीं समझता। वो सेवा के मानवीय पहलू को, उसमें आने वाली नैतिक दुविधाओं को और उन लोगों की ज़रूरतों और भावनाओं को भी गहराई से समझता है जिनकी सेवा के लिए वो संस्था बनी है। वो जानते हैं कि उनका काम सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना या प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना है। इसलिए हो सकता है उनके फैसले ज़्यादा मानवीय हों, ज़्यादा नैतिक हों और ज़मीनी हकीकत के ज़्यादा करीब हों। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट स्किल्स ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ मूल्यों और मानवीय समझ का पड़ाव भारी हो सकता है, ऐसा तर्क है। ये सचमुच एक बहुत अहम बात है कि इस फील्ड में लीडरशिप के लिए सिर्फ मैनेजरियल स्किल्स ही नहीं, बल्कि सेवा की गहरी समझ, सहानुभूति और एक नैतिक कंपस का होना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? समाज कल्याण प्रशासन आखिर है क्या, संक्षेप में? हाँ, तो संक्षेप में कहें तो समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ फाइलों का मैनेजमेंट या बजट बनाना नहीं है। ये एक डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो सामाजिक नीतियों और इरादों को जमीनी हकीकत में यानी असल सामाजिक सेवाओं में बदलता है। हमने देखा कि ये अपने ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक माहौल से प्रभावित होता है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है, कहीं प्रक्रिया, कहीं मैनेजमेंट, कहीं सहायता, कहीं सहयोग, कहीं मानवीयता। और ये सोशल वर्क की दूसरी मेथड्स के साथ गहराई से जुड़ा है और उनके सफल होने के लिए जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात जो आज उभरी वो ये कि एक असरदार समाज कल्याण प्रशासन के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल स्किल ही काफी नहीं है, बल्कि सोशल वर्क के जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो मानवीय समझ है, उसका होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। इस जरूरी विषय पर इतनी अच्छी तरह से और इतनी स्पष्टता से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत ने यकीनन समाज कल्याण प्रशासन को समझने का एक नया नजरिया दिया है। अब अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। आज का जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, नई सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं। ऐसे में समाज कल्याण प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है
और इन चुनौतियों से निपटते हुए मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को बचाए रखते हुए इसे और ज्यादा असरदार और प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे पास समाज कल्याण प्रशासन अध्ययन और प्रक्रिया नाम के दस्तावेज के कुछ अहम हिस्से हैं और हमारा मकसद है इन हिस्सों को ठीक से समझना कि आखिर ये है क्या चीज़, इसका दायरा कितना फैला हुआ है, ये काम कैसे करता है और हाँ, इसमें क्या मुश्किलें आती हैं। ये सब हम उसी दस्तावेज के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं टिटमस की परिभाषा से, क्योंकि दस्तावेज में जिक्र है इसका। उन्होंने इसे सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में देखा है। मतलब इसमें इतिहास, नैतिक मूल्य, सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं की भूमिका, आर्थिक पहलू, जरूरतें पूरी करने की कला सब शामिल है। सुनने में तो ये काफी व्यापक लगता है। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा से इतना व्यापक नहीं था जैसा कि दस्तावेज इशारा करता है। हो सकता है शुरुआती दौर में इसका ध्यान सिर्फ गरीबों की मदद या साफ सफाई तक ही सीमित रहा हो, लेकिन टिटमस ने जो नजरिया पेश किया वो कहीं ज्यादा लचीला और आप कह सकते हैं विस्तृत था। इसमें समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से सामूहिक प्रावधानों को शामिल करने की गुंजाइश थी। हालांकि एक बात जो साफ कही गई है वो ये कि आज भी इसकी कोई एक पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है। शायद इसलिए भी कि समाज और उसकी जरूरतें वो तो बदलती रहती हैं। हाँ, ये बात तो है। और जब हम सामाजिक सेवाओं की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में कुछ गिनी चुनी चीजें ही आती हैं, जैसे कुछ कल्याणकारी योजनाएं। लेकिन ये दस्तावेज तो इस दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसमें साफ साफ राष्ट्रीय बीमा, सामाजिक सुरक्षा, परिवार भत्ते, स्वास्थ्य सेवाएं और सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी, शिक्षा, आवास योजनाएं, शहरी और ग्रामीण दोनों, फिर माँ और बच्चे के कल्याण से जुड़ी योजनाएं, इन सब का जिक्र है। जी हाँ, और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। दस्तावेज के मुताबिक इसमें वंचित तबकों और बाल अपराधियों के साथ साथ वयस्क अपराधियों के लिए बनी सेवाएं भी हैं, युवाओं के लिए रोजगार और दूसरी गतिविधियां, समुदाय और परिवार कल्याण के कार्यक्रम, विकलांगों, बुजुर्गों, बेघर लोगों के लिए सेवाएं, यहां तक कि कानूनी मदद, सलाह मशवरा और सूचना देने वाली सेवाएं भी हैं। तो हाँ, इसका कैनवस वाकई बहुत बड़ा और बहुरंगी है। ये सिर्फ दान पुण्य या मदद भर नहीं है, बल्कि समाज के ताने बाने को मजबूत करने का एक संगठित प्रयास है, एक तरह से। ये दायरा तो सचमुच चौंकाने वाला है। अच्छा, तो जब हम इसे एक अकादमिक विषय यानी एक स्टडी के तौर पर देखते हैं, तो हमें क्या क्या समझना होता है? दस्तावेज के हिसाब से इसमें ये जानना शामिल है कि इन सामाजिक सेवाओं की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, इनके पीछे मकसद क्या है, इनका ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है, इनके अलग अलग हिस्से या घटक कौन से हैं, पैसा कहाँ से आता है, संसाधन कैसे इस्तेमाल होते हैं, प्रशासन का ढांचा कैसा है, कर्मचारी कैसे चुने जाते हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हों या स्वैच्छिक जैसे NGOs, उनकी बनावट और काम करने का तरीका समझना। फिर ये भी देखना कि जिन लोगों के लिए सेवाएं हैं उनकी असली समस्याएं क्या हैं, नागरिक के तौर पर उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और इन सेवाओं को बनाने और चलाने में उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है। अगर कोई शिकायत हो तो वो अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। ये सब मिलकर इस विषय के अध्ययन का दायरा बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बात इसे एक अध्ययन के विषय के तौर पर देखने की। लेकिन मुझे जो बात और भी दिलचस्प लगी वो ये कि दस्तावेज इसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मानता, बल्कि एक चलती फिरती जमीनी प्रक्रिया के रूप में भी देखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रक्रिया के नजरिए से देखें को समाज कल्याण प्रशासन असल में क्या कहते हैं, किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने का, समाज की भलाई को बढ़ावा देने का, या फिर सरकार की किसी सामाजिक नीति को जमीन पर उतारने का एक जरिया है, एक तरीका है। और इसे समझाने के लिए दस्तावेज में फ्रीडलैंडर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, केस कॉन्फ्रेंस का। हाँ, वो केस कॉन्फ्रेंस वाला उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की भलाई का सवाल है, तो उसमें सिर्फ एक विभाग या एक व्यक्ति शामिल नहीं होगा। दस्तावेज बताता है कि इसमें परिवार के लोग, डॉक्टर या हेल्थ वर्कर, बच्चों के कल्याण से जुड़े सरकारी अधिकारी, स्कूल के काउंसलर या वेलफेयर ऑफिसर, हॉस्टल वार्डन, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर, यहाँ तक कि बच्चों पर क्रूरता रोकने वाली राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और फ्रीडलैंडर के हवाले से दस्तावेज ये समझाता है कि ये सभी लोग जो बच्चे की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हैं,
सेहत, पढ़ाई, सुरक्षा, घर का माहौल, वो इस केस कॉन्फ्रेंस में एक टेबल पर साथ बैठते हैं। मकसद होता है जानकारी साझा करना, सलाह मशवरा करना और मिलकर बच्ची के लिए सबसे बेहतर रास्ता निकालना। यहाँ कोई आपसी खींचतान या अपने अपने विभाग की धाक जमाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि सब मिलकर सहयोग करते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग एजेंसियां एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आ सकती हैं। ये सुनने में तो बहुत आदर्श स्थिति लगती है, सहयोग और समन्वय का एक मॉडल। पर क्या जमीनी हकीकत में ये सेवाएं हमेशा इतनी ही कारगर साबित होती हैं? इस पर भी दस्तावेज में कुछ कहा गया है ना? हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। दस्तावेज साफ करता है कि इन सेवाओं का असर कितना होगा, ये कई चीज़ों पर टिका होता है। इसमें सबसे पहले तो उस व्यक्ति का अपना नज़रिया और व्यक्तित्व मायने रखता है जो सेवा दे रहा है, चाहे वो काउंसलर हो, सोशल वर्कर, कोई अफसर या कमेटी सदस्य। उसका रवैया कैसा है, ये बहुत फर्क डालता है। और सिर्फ एक व्यक्ति का रवैया ही नहीं, बल्कि टीम के अंदर या लोगों के बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं, क्या तालमेल है या तनाव, क्या अलग अलग विभाग सहयोग कर रहे हैं या उनके बीच कोई अंदरूनी मुकाबलेबाजी चल रही है, क्या दफ्तर में योजना बनाने वालों और जमीन पर काम करने वालों के बीच सही समझ बन पा रही है या कोई गैप है, क्या काम पेशेवर तरीके से हो रहा है या फिर किसी के प्रति पहले से बनी कोई धारणा या सहानुभूति की कमी, जिसे दस्तावेज में गैर सहानुभूतिपूर्णता कहा गया है, वो हावी है। और हाँ, इन सब से ऊपर क्या जरूरी संसाधन, पैसा, लोग, सामान मौजूद है भी या नहीं, ये सारे पहलू मिलकर तय करते हैं कि कोई सेवा कितनी सफल होगी। इसी संदर्भ में दस्तावेज भारत को लेकर एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं चिंताजनक बात सामने रखता है। इसमें कहा गया है कि भारत में जो तमाम समाज कल्याण सेवाएं चलाई जा रही हैं, उनके प्रशासन के तौर तरीकों में अक्सर एक तरह की गैर सहानुभूतिपूर्णता और असंवेदनशीलता देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इन सेवाओं को चला रहे हैं, उनके लिए सिर्फ नियम कायदे जानना या फाइलें निपटाना ही काफी नहीं है, उनमें कुछ और भी होना चाहिए। बिल्कुल, दस्तावेज इसी बात पर जोर देता है। प्रशासकों को न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने में माहिर होना चाहिए, बल्कि उनमें ये जो अनचाही चीजें हैं, असंवेदनशीलता, सहानुभूति की कमी, इनसे निपटने का हुनर भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम ही उन लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं रहा जिनकी मदद के लिए उसे बनाया गया है, तो फिर उसका पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। सेवा अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवीय जुड़ाव का काम भी है। ये मानवीय पहलू वाकई है ना? अब जरा प्रशासन की प्रक्रिया पर थोड़ी और बात करते हैं। दस्तावेज कहता है कि अक्सर एक पदानुक्रम में काम करता है। ऊपर से नीचे तक अलग अलग स्तर और जिम्मेदारियां तय होती हैं। इसी ढांचे के तहत किसी व्यक्ति, नीति, सेवा या समस्या के बारे में फैसला लेने के लिए जानकारी जुटाई जाती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, सुझावों पर गौर होता है। समाज कल्याण प्रशासन का काम इसी प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमता है। और इस प्रक्रिया की कुछ खासियतें भी बताई गई हैं, जैसे कि इसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी इसका एक साफ लक्ष्य हो, स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कुछ कल कुछ और, सिलसिलेवार होना चाहिए, मतलब एक तय क्रम में काम हो, साथ ही वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, यानी तथ्यों पर आधारित, सावधानी से किया जाने वाला और पक्षपात रहित, इम्पार्शियल होना भी जरूरी है। इसमें पहले से तय नियम कानून और अधिकारों का पालन होता है, और क्योंकि ये अक्सर सरकारी विभागों से जुड़ा होता है, इसलिए ये जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। सामाजिक नीति या सेवा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से आदेश के मुताबिक बिल्कुल अलग तरह के तरीके और तकनीकें भी अपनाई जा सकती हैं। यानी इसमें थोड़ी गुंजाइश, लचीलेपन की भी रखी गई है। मिसाल के तौर पर कभी कभी एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के कई मामलों में केस कॉन्फ्रेंस करना, कमेटी की मीटिंग बुलाना, मीटिंग के मिनट्स लिखना और पास करना, नीति से जुड़े फैसले लेना, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ भी चल सकती हैं। ये लचीलापन जरूरी भी लगता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं अक्सर सीधी सपाट नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं उस बुनियादी सवाल पर जो दस्तावेज उठाता है। ये कहता है कि सामाजिक प्रशासन के किसी भी पहलू पर सोचते हुए 3 सवाल हमेशा पूछने चाहिए: क्यों, क्या और कैसे। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर शायद गहरा है। हाँ, ये एक तरह का फाउंडेशन है, एक बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला सवाल है क्यों? आखिर इन सामाजिक सेवाओं की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमें मानवीय जरूरतों और मानवाधिकारों की समझ में मिलता है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है।
ठीक है। फिर दूसरा सवाल है क्या? यानी किसी खास समस्या को हल करने के लिए या तय किए गए मकसद को पाने के लिए या किसी मुश्किल से लोगों को निकालने के लिए असल में कौन सी सेवा या कौन से अवसर मुहैया कराने की जरूरत है? ये जानना कि हमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। मीन पर उतारने से जुड़ा है। इसमें यह तय करना होता है कि कौन लोग इन सेवाओं के हकदार होंगे, लाभार्थी। उनका चुनाव कैसे होगा, उनके लिए जरूरी चीजें जैसे घर, साधन, पैसा, इनका इंतजाम कैसे होगा। इन कामों को करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे, मानव संसाधन, उनमें क्या ज्ञान और कौशल होना चाहिए, प्रशासनिक मशीनरी और संस्थाएं कैसे काम करेंगी। दस्तावेज ये भी साफ करता है कि इन सब कैसे वाले सवालों का जवाब देने के लिए एक स्पष्ट नीति का होना जरूरी है। बिना नीति के इन चीजों को हकीकत में बदलना नामुमकिन है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इन तीनों सवालों क्यों, क्या और कैसे के जवाब ही मिलकर सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत, उसकी नीतियों और उसके जमीनी अमल का आधार तय करते हैं। दस्तावेज कहता है कि चाहे समाज सुधारक हो, नेता हो, सरकार चलाने वाले हों, कानून बनाने वाले हों या फिर जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशासक और संगठनकर्ता, सभी को इन तीनों सवालों पर बारी-बारी से और एक साथ भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। ये ढांचा एक तरह से सुनिश्चित करता है कि समाज कल्याण के नाम पर जो भी किया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा या हवाई ना हो। उसकी एक ठोस वजह हो, क्यों, उसका एक स्पष्ट रूप हो, क्या, और उसे लागू करने का एक व्यवहारिक रास्ता हो, कैसे। ये तीनों मिलकर ही किसी भी सामाजिक पहल को सार्थक और प्रभावी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि समाज कल्याण प्रशासन एक बहुत ही फैला हुआ और लगातार बदलने वाला क्षेत्र है। ये सिर्फ कुछ योजनाओं या सेवाओं का अध्ययन भर नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की एक जटिल और मानवीय प्रक्रिया भी है। हमने देखा कि इसका दायरा कितना विशाल है। बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास से लेकर कानूनी मदद तक सब इसमें शामिल है। फ्रीडलैंडर के केस कॉन्फ्रेंस वाले उदाहरण से हमने सहयोग की ताकत को समझा कि कैसे अलग-अलग लोग और एजेंसियां मिलकर किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिए काम कर सकती हैं। ये अपने आप में एक बड़ी सीख है। हाँ, और साथ ही हमने उन कारकों पर भी गौर किया जो इन सेवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और भारत के संदर्भ में प्रशासन में असंवेदनशीलता और गैर सहानुभूतिपूर्णता जैसी जो गंभीर चुनौती दस्तावेज ने उठाई है, उसे भी समझा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है ताकि सेवाएं सिर्फ कागज पर न रह जाएं। और आखिर में वो क्यों, क्या, कैसे वाला त्रिकोण जो सामाजिक प्रशासन की पूरी सोच और अमल की नींव रखता है, उसे भी हमने समझने की कोशिश की। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि नीतियों और कार्यक्रम तर्कसंगत हों, जरूरतों पर आधारित हों और उन्हें लागू करना मुमकिन हो। इस दस्तावेज में दी गई जानकारी पर सोचते हुए एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है। हमने केस कॉन्फ्रेंस में सहयोग और संवेदनशीलता का सिद्धांत देखा, जहां अलग-अलग विशेषज्ञ मिलकर एक व्यक्ति की मदद करते हैं। क्या ये सहयोगात्मक और मानवीय रवैया प्रशासन के दूसरे क्षेत्रों में, दूसरी सामाजिक सेवाओं में भी उतनी ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, ताकि पूरी व्यवस्था जो अक्सर नियम कायदों और प्रक्रियाओं में उलझी दिखती है, वो वाकई उन लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह बन सकें जिनकी सेवा के लिए उसे बनाया गया है। ये महज एक अकादमिक सवाल नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को बदलने की दिशा में एक जरूरी सोच है। इस गहरे और विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ इस जानकारी को खंगालने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। मेरे पास समाज कल्याण प्रशासन, एक ऐतिहासिक विकास से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। जी, ये हमें समाज कल्याण प्रशासन मतलब सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी कहानी समझने में मदद करते हैं, खासकर भारत और अमेरिका के संदर्भ में। हाँ, ये दोनों काफी अहम हैं इस लिहाज से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरे, ये जानने की कि भाई जरूरतमंदों की मदद करने का ये संगठित तरीका ये शुरू कैसे हुआ, वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए और इसने आज का रूप कैसे लिया। ये एक तरह से दया और कर्तव्य की भावना से शुरू होकर एक व्यवस्थित पेशेवर क्षेत्र बनने तक का सफर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरा विकास क्रम है। तो चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। इन दस्तावेजों से तो पता चलता है कि यहाँ समाज कल्याण की जड़ें बहुत पुरानी हैं। हाँ, काफी गहरी। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ तक के मुगल बादशाह अकबर के समय को भी प्रशासन का सुनहरा दौर कहा गया है।
पर क्या ये वैसा ही था जैसा आज हम प्रशासन समझते हैं, या कुछ अलग था? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में डीवी कुलकर्णी का जिक्र है। हाँ। उनका मानना है कि समाज कल्याण प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में तो नया है, पर इसके बीज, इसके तत्व प्राचीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सोच में थे। अच्छा। उस जमाने में शासक खुद मतलब पर्सनली लोगों की भलाई के कामों की निगरानी करते थे। ये आज के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो ये शासक की सीधी जिम्मेदारी थी। हाँ, सीधी जिम्मेदारी मानी जाती थी, और संगठित तरीके से लोगों की मदद करना उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये काफी आगे की सोच थी। इसे हम उस दौर के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू कह सकते हैं, निश्चित रूप से। प्रशासनिक ढांचा तो बनाया, हाँ, बनाया। लेकिन उसका मकसद वो तो शोषण था। हाँ। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहते हैं, कि आजादी के बाद भी हमने उसी ढांचे को काफी हद तक अपनाए रखा। जी। क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो बना बनाया मिल गया, या कोई और वजह थी? स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद दोनों बातें थी। ढांचा मजबूत था, और शायद आजादी के फौरन बाद कोई बेहतर विकल्प एकदम से दिखा नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, ढांचा वही रहा, पर उसका मकसद वो पूरी तरह बदल गया, शोषण से कल्याण की ओर। हाँ, ये जरूरी बदलाव था। और आजादी के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था केंद्रीय समाज कल्याण परिषद यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB का गठन। हाँ, CSWB। दस्तावेजों के मुताबिक इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री ये सब शामिल थे। अच्छा। ये एक अनूठी पहल थी जिसने सरकारी मदद और जमीनी स्तर पर काम कर रही जो वॉलंटरी संस्थाएं थी उनको जोड़ा। तो ये सरकार और जनता के बीच एक पुल जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इसने भारत को समाज कल्याण के नक्शे पर एक खास जगह दिलाई। ये वाकई एक बड़ा कदम लगता है। अच्छा, अब अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, वहाँ कहानी कैसे शुरू होती है? भारत में तो जड़ें काफी पुरानी दिखती हैं। हाँ, अमेरिका में कहानी थोड़ी अलग तरह से शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक जीवन शैली थी और शायद शुरुआत से ही समुदाय पर जोर था, उसने समाज कल्याण सेवाओं के लिए एक नेचुरल सा माहौल तैयार किया। अच्छा। उपनिवेश काल से ही, मतलब जब वो कॉलोनीज बन रही थी, तभी से इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग और संस्थाएं आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करती रही हैं। मतलब शुरुआत निजी स्तर पर हुई। हाँ, काफी हद तक। लेकिन इसकी जो शुरुआती प्रशासनिक जड़ें हैं वो यूरोप में मिलती हैं, खासकर इंग्लैंड के एलिजाबेथ के गरीबी संबंधी कानूनों में। एलिजाबेथ के गरीबी कानून ये क्या थे और इनका अमेरिका पर क्या असर पड़ा? ये कानून जो 16वीं सदी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बने, बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका मूल सिद्धांत ये था कि गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल की जिम्मेदारी वो स्थानीय समुदाय की होगी, मतलब गांव या कस्बे की। अच्छा, लोकल लेवल पर। हाँ, और ये मदद अनिवार्य थी, कोई दान या चैरिटी नहीं। इसी विचार ने अमेरिका में भी स्थानीय स्तर पर कल्याणकारी कामों की जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। तो ये पहली बार था कि गरीबी को एक सामाजिक समस्या माना गया जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, भले ही लोकल लेवल पर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये एक बड़ा शिफ्ट था। तो शुरुआत स्थानीय जिम्मेदारी से हुई। फिर स्रोत बताते हैं कि अमेरिका में शुरुआती दौर में ज्यादातर मदद निजी तौर पर या धार्मिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी। जी, चैरिटीज वगैरह। लोग दान देते थे या अमीर लोग संस्थाएं बनाते थे। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया जब नेताओं और नागरिकों ने कहा कि भाई, कल्याण के काम टैक्स के पैसे से होने चाहिए। हाँ, ये तो सोच में एक बुनियादी फर्क था, है ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, निजी दान पुण्य से हटकर इसे एक सार्वजनिक जिम्मेदारी मानने की तरफ। और इसी के साथ चीजों को व्यवस्थित और औपचारिक मतलब फॉर्मल बनाने का काम शुरू हुआ। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटीज एंड करेक्शन जैसी संस्थाएं और 1893 का इंटरनेशनल कांग्रेस ये इस बात पर जोर देने लगे कि सिर्फ नेक इरादा काफी नहीं है। हाँ, जैसे आपने पहले कहा। जी, मदद करने वालों को प्रशिक्षित यानी ट्रेंड होना चाहिए। यहीं से वो प्रोफेशनलिज्म का विचार मजबूत हुआ। और इसी जरूरत ने फिर शिक्षा को भी प्रभावित किया होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसी दौर में मैरी रिचमंड जैसी प्रभावशाली हस्तियां सामने आईं। हाँ, उनका नाम आता है। रिचमंड ने सोशल डायग्नोसिस यानी सामाजिक निदान की अवधारणा पेश की और केस वर्क को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया।
उनके काम और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट, जिसका मकसद था दान पुण्य को बिखरावा रखने के बजाय ज्यादा वैज्ञानिक और असरदार बनाना, इन सब ने समाज कार्य की शिक्षा देने वाले स्कूल खोलने को बढ़ावा दिया। और इन स्कूलों में प्रशासन और उससे जुड़े विषयों का प्रशिक्षण भी शामिल था। शिक्षा की बात करें तो शिकागो विश्वविद्यालय का जिक्र है 1901 से ही। जी हाँ। और फिर शिकागो स्कूल ऑफ सिविक्स एंड फिलैंथ्रोफी, ये संस्थान तो फिर समाज सेवाओं के प्रशासन की पढ़ाई में आगे रहे। बिल्कुल, ये अग्रणी थे उस वक्त। और फिर सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी आई, हाँ, ग्रेट डिप्रेशन, उसने तो कुशल प्रशासकों की जरूरत को और ज्यादा उजागर कर दिया होगा, है ना? बिल्कुल। जब समस्याएं इतने बड़े पैमाने पर फैल गई, बेरोजगारी, गरीबी। सही कहा। तब ये साफ हो गया कि इनसे निपटने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, बल्कि संगठित और कुशल प्रशासनिक नेतृत्व चाहिए। और एक और ध्यान देने वाली बात, जैसा स्रोत बताते हैं, कि शुरुआत में प्रशासन को सामाजिक सेवाओं से एकदम अलग करके नहीं देखा जाता था, वो उसी काम का हिस्सा माना जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन 1914 तक आते आते प्रशासन पर केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू हो गए थे। हालांकि उनमें दूसरे विषयों की सामग्री भी होती थी, लेकिन फोकस आने लगा था। तो धीरे धीरे प्रशासन एक अलग पहचान बना रहा था। इसमें YWCA और YMCA जैसी संस्थाओं का भी जिक्र है। हाँ है। ये तो सामुदायिक कामों के लिए जानी जाती हैं। इनका प्रशासन की शिक्षा में क्या योगदान था? ये दिलचस्प है। ये राष्ट्रीय संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर काम करती थीं, उन्होंने 1930 के दशक में प्रशासन की शिक्षा के लिए मानक मतलब स्टैंडर्ड्स तय करने में अहम भूमिका निभाई। अच्छा। हाँ, इससे इस क्षेत्र को विस्तार देने में मदद मिली, शायद इसलिए कि ये संस्थाएं व्यवहारिक जरूरतें बेहतर समझती थीं। ये हो सकता है। और फिर 1936 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क में एक महत्वपूर्ण भाषण हुआ, जिसने पहली बार लोगों का ध्यान विशेष रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पर खींचा। प्रक्रिया पर मतलब कैसे करना है, इस पर। बिल्कुल। अब फोकस सिर्फ ये नहीं था कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसे करना है, ज्यादा कुशलता से, व्यवस्थित तरीके से। तो अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां प्रशासन को समाज कार्य के भीतर एक अलग और अहम क्षेत्र के तौर पर पहचाना जाने लगा। जी बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि प्रशासन हमेशा से समाज कार्य का हिस्सा रहा है। जॉनसन ने 1946 में लिखा कि प्रशासन की समस्याएं उतनी ही पुरानी हैं जितना समाज कार्य। हाँ, ये बात भी है। यहां तक कि 19वीं सदी की आखिरी में बनी राज्य स्तरीय दान परिषदों में भी संगठन और प्रशासन से जुड़ी दिक्कतें थीं। तो ऐसा क्यों था कि इसे अलग से पहचानने में इतना वक्त लगा? ये गहरी बात है। शायद इसलिए कि शुरुआत में जोर सीधे मदद पहुंचाने पर ज्यादा था। हाँ। है ना? लेकिन जैसे जैसे काम का पैमाना बढ़ा, संस्थाएं जटिल होती गईं, तब ये महसूस किया गया कि भाई प्रबंधन और योजना बनाने के लिए विशेष कौशल की जरूरत है। हाँ। गॉर्डन हैमिल्टन ने 1949 में इसी पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों के साथ काम करने में माहिर है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कल्पना के आधार पर एक कुशल प्रशासक भी बन जाए। मतलब सिर्फ सेवा भाव या लोगों को समझना काफी नहीं है। नहीं, प्रशासन के लिए अलग तरह की समझ और हुनर चाहिए। संगठन चलाना, योजना बनाना, बजट देखना, ये सब। हाँ, ये सब भी जरूरी है। बिल्कुल। हैमिल्टन का विचार यही था कि प्रभावी प्रशासन के लिए विशेष कौशल के साथ साथ लोकतंत्र, समाज कार्य के जो मूल्य हैं, उनका इस्तेमाल भी जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है? नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये मूल्यों पर आधारित मैनेजमेंट है, जिसका लक्ष्य लोगों की बेहतर सेवा करना हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये इस विचार को स्थापित करता है कि प्रशासन जो है वो समाज कार्य के लक्ष्यों को पाने का एक साधन है, और इसे भी उन्हीं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए जिन पर समाज कार्य खुद आधारित है। और इस सोच का असर शिक्षा के पाठ्यक्रम पे भी पड़ा होगा फिर? हाँ, अमेरिका में इसका असर साफ दिखता है। 1962 में वहाँ की काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन, CSW, जो मुख्य संस्था है मानक तय करने वाली, जी, CSW, उसने अपने पाठ्यक्रम में प्रशासन को शोध, रिसर्च जैसी सहायक विधियों के साथ औपचारिक रूप से शामिल कर लिया। अच्छा, फॉर्मली इंक्लूड किया। हाँ, ये एक तरह की आधिकारिक मोहर थी कि प्रशासन समाज कार्य शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। और भारत में स्थिति कैसी थी? क्या यहाँ भी अकादमिक स्तर पर ऐसी ही तेजी आई? भारत में कहानी थोड़ी अलग रही। स्रोत बताते हैं कि 1965 के UGC पाठ्यक्रम वक्तव्य में
प्रशासन को समाज कार्य की एक विशेष जरूरी विधि के तौर पर उतनी प्रमुखता नहीं दी गई थी। अच्छा, 1965 में नहीं। हाँ, इसे औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम नीति में एक संभावित जरूरत के तौर पर 1982 में शामिल किया गया। काफी बाद में। जी, ये दिखाता है कि दोनों देशों में समाज कल्याण प्रशासन के एकेडमिक विकास की रफ्तार में फर्क था। अमेरिका में ये जल्दी औपचारिक और विशिष्ट बन गया, जबकि भारत में इसे मुख्य धारा की एकेडमिक पहचान मिलने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। ये अंतर दिलचस्प है। अच्छा, अमेरिका में आगे क्या हुआ CSW के कदम के बाद? क्या इस विषय में और रुचि बढ़ी? हाँ, रुचि बढ़ती गई। दस्तावेज बताते हैं कि 1977 में समाज कार्य और मानवीय सेवाओं में प्रशासन और प्रबंधन पर केंद्रित एक एकेडमिक शोध पत्रिका मतलब जर्नल शुरू हुई। अच्छा, एक डेडिकेटेड जर्नल। जी, ये दिखाता है कि ये विषय एकेडमिक रूप से कितना गंभीर हो चुका था। फिर 1978 में CSW ने फिर से संकेत दिया कि समाज कार्य में प्रशासन को और भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसका जमीनी स्तर पे क्या असर हुआ? क्या सिर्फ एकेडमिक चर्चा ही होती रही या नौकरियों में भी फर्क पड़ा? पारिवारिक सेवा एजेंसियों जैसे संस्थानों में हाँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशासक मतलब सोशल एडमिनिस्ट्रेटर के पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। अच्छा, खास एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में। जी, ये दिखाता है कि यह क्षेत्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पेशेवर भूमिकाएं और करियर के रास्ते भी बन रहे थे। ये समाज कल्याण प्रशासन के एक परिपक्व और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र के रूप में उभरने का संकेत था। अब ये सिर्फ काम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विशिष्ट प्रोफेशनल भूमिका थी। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो हमने देखा कि भारत और अमेरिका में समाज कल्याण प्रशासन का सफर काफी अलग रास्तों से गुजरा है। हाँ, बिल्कुल। भारत में इसकी जड़ें प्राचीन शासकों के कल्याणकारी नजरिए, फिर स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में वो सरकार जनता भागीदारी मॉडल जैसे CSWF उसमें दिखती हैं। जी, वहीं अमेरिका में यूरोपीय कानूनों जैसे एलिजाबेथ लॉ, फिर वो निजी परोपकार से सार्वजनिक जिम्मेदारी की ओर बदलाव, हाँ, टैक्स आधारित सिस्टम, और फिर औपचारिक शिक्षा और पेशेवर मानकों के विकास ने इसे आकार दिया। बिल्कुल। और दोनों ही जगहों पर शिक्षा का विकास, पेशेवर मानकों का बनना और समाज की बदलती जरूरतें जैसे आर्थिक मंदी या बड़े पैमाने की समस्याएं इसके विकास को लगातार दिशा देती रहीं। ये कोई सीधी रेखा में चलने वाला विकास नहीं था, बल्कि इसमें कई मोड़, बहसें और बाहरी प्रभाव शामिल रहे। सही बात है। मूल बात यह है कि ये क्षेत्र जरूरत और विचार दोनों से मिलकर बना है। आज हमने इन स्रोतों के जरिए समाज कल्याण प्रशासन के ऐतिहासिक विकास की एक झलक देखी, भारत और अमेरिका के प्रमुख पड़ावों और विचारों को समझने की कोशिश की। जी, प्राचीन काल की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और शुरुआती दान पुण्य से लेकर आज के संगठित पेशेवर स्वरूप तक का सफर वाकई लंबा और कई परतों वाला रहा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये क्षेत्र शासकों की निजी जिम्मेदारी या अमीरों के परोपकार से शुरू होकर एक संरचित पेशेवर अनुशासन बन गया, जिसमें अब विशिष्ट प्रशिक्षण, प्रबंधन कौशल और तयशुदा प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है। ये सिर्फ मदद करने की इच्छा रखने से आगे बढ़कर उस मदद को असरदार और व्यवस्थित ढंग से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने तक का विकास है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि प्रशासन हमेशा से समाज कार्य का अभिन्न अंग रहा है ना, भले इसे एक अलग अनुशासन के रूप में मान्यता बाद में मिली। हाँ, ये बात बार बार आई है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस तेजी से बदलते सामाजिक माहौल में जहां समस्याएं जटिल हैं, संसाधन सीमित हैं, कुशल प्रशासन और जमीनी स्तर पर संवेदनशील प्रभावी समाज कार्य, इनके बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। क्या नीतियां बनाने वाले प्रशासक और सीधे लोगों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हमेशा एक ही नजरिए से चीजों को देख पाते हैं? क्या वो तालमेल बैठ पाता है हमेशा? और क्या व्यवहार में ये संतुलन हमेशा बन पाता है? ये सोचने लायक बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। समाज कल्याण प्रशासन, अवधारणाएं और भूमिकाएं, और ये खास तौर पर 1959 में स्पेंसर नाम के एक विचारक ने जो बातें कहीं, उन पर रोशनी डालता है। तो आज इस चर्चा का मकसद क्या है? देखिए, ये दस्तावेज हमें उस शुरुआती दौर की सोच में ले जाता है जब समाज कल्याण संगठनों को चलाने के तरीकों पर मतलब एक तरह से व्यवस्थित रूप से सोचा जा रहा था। हमारा इरादा है कि इस स्रोत में जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खंगालें,
समझे कि उस जमाने के हिसाब से ये संगठन कैसे काम करते थे, उनका प्रबंधन कैसे होता था और इसके पीछे सोच क्या थी। चलिए पढ़ते खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विचार उस नींव का हिस्सा हैं जिस पर आप कह सकती हैं आज के समाज कल्याण प्रशासन की इमारत खड़ी है। 1959 का नजरिया है, तो ये देखना वाकई में रोचक होगा कि ये बातें आज भी कितनी मायने रखती हैं या फिर समय के साथ इनमें कितना बदलाव आया है। जाहिर है उस दौर की अपनी चुनौतियां थीं, अपने समाधान थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इस दस्तावेज के हिसाब से आखिर ये समाज कल्याण प्रशासन है क्या भला? ये कहता है कि ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका, जिससे समुदाय में मौजूद जो इंसानी और माली वसाइल हैं, मतलब ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको इकट्ठा करके उन्हें समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाली सेवाओं में बदला जाता है। और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिषद यानी काउंसिल, कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव, कर्मचारी, स्वयंसेवक और यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए सेवाएं हैं, मतलब विधान क्षेत्र, उन सब की सक्रिय भागीदारी पर जोर है। हाँ, यहाँ दो बातें मुझे बहुत अहम लगती हैं। पहली ये कि इसे एक प्रक्रिया कहा गया है, प्रोसेस, कोई स्थिर ढांचा नहीं। मतलब ये लगातार चलने वाला काम है, रुकेगा नहीं। अच्छा। और दूसरी, इसका समुदाय केंद्रित होना। ये सिर्फ दफ्तर के अंदर बैठकर फैसले लेने जैसा नहीं है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये समुदाय के संसाधनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की बात है। चाहे वो पैसा हो या लोगों का समय और हुनर, उनको सेवाओं में बदलने की एक तरह की कला है ये। और इसमें कई अलग अलग लोग शामिल हैं, आपने गिनाए भी, बोर्ड के सदस्य, मैनेजमेंट, स्टाफ, वॉलंटियर्स, ये सब मिलकर इस प्रक्रिया को चलाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अंदरूनी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि बाहर से संसाधन लेकर उन्हें सेवाओं में तब्दील करने का एक डायनामिक सिस्टम है। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि प्रशासन का प्राथमिक काम है अपने लिए उद्यम का निर्धारण करना, यानी अपने लक्ष्य तय करना और उन पर नियंत्रण रखना, और समुदाय के लिए योजना बनाना, मतलब कम्युनिटी प्लानिंग, वो द्वितीयक है, दूसरे दर्जे का काम। ये थोड़ा चौंकाता है। ऐसा क्यों कि पहले अपने लक्ष्य साधो, फिर समुदाय की सोचो? समाज कल्याण तो समुदाय के लिए ही होता है ना? सवाल बहुत स्वाभाविक है आपका, लेकिन अगर हम 1959 के इस नजरिए से देखें तो इसका एक तर्क है। लेखक का मानना है कि कोई भी संगठन, चाहे वो समाज कल्याण का ही क्यों ना हो, अगर उसे प्रभावी ढंग से काम करना है तो पहले उसे अपनी दिशा स्पष्ट करनी होगी। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या हासिल करना चाहता है, लक्ष्य निर्धारण, और उस रास्ते पर बना रहे, इसके लिए नियंत्रण कैसे रखेगा। ये एक तरह से संगठन की अपनी पहचान और मकसद तय करने जैसा है। स्रोत के मुताबिक जब तक संगठन को अपनी मंजिल और उसे पाने का तरीका साफ नहीं होगा, तब तक वो बाहरी समुदाय के लिए ठीक से योजना कैसे बना पाएगा। यानी पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो, अपनी दिशा तय करो, फिर बाहर देखो। एक तरह से ये अनुशासन की बात लगती है। अगर संगठन खुद ही दिशाहीन है तो वो समुदाय की मदद कैसे करेगा? तो ये लक्ष्य तय करना और नियंत्रण रखना ही पहली प्राथमिकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर सेवाओं को बनाने और उन तक पहुंचाने से जुड़ा है। स्रोत में आगे इसका जिक्र भी है कि इसमें संस्था के लिए जरूरी सामान, यानी लॉजिस्टिक्स और गतिविधियां तय करना शामिल है। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तभी आप तय कर सकते हैं कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है और क्या संसाधन लगेंगे। और नियंत्रण का मतलब यहाँ सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि संगठन अपने तय रास्ते पर चल रहा है या नहीं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामुदायिक योजना तभी प्रभावी होगी जब संगठन आंतरिक रूप से मजबूत और दिशायुक्त हो। ये बात तो समझ आती है। अब आते हैं उस किरदार पर जो इस पूरी प्रक्रिया में शायद सबसे अहम है, कार्यकारिणी, द एग्जीक्यूटिव। इस दस्तावेज में कार्यकारी की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है और एक बहुत ही साफ और शायद थोड़ी सख्त बात कही गई है कि कार्यकारी कभी भी तटस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ए न्यूट्रल पर्सन। हाँ, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एजेंसी के काम के हर पड़ाव पर सक्रिय नेतृत्व दिखाएं, फंक्शनल लीडरशिप। ये तो बड़ी जिम्मेदारी लगती है। और ये तटस्थ न होने वाली बात यहां कुछ खास है। कार्यकारी तटस्थ क्यों नहीं हो सकता? क्या उसे सबके प्रति निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? ये फिर से उसी तर्क से जुड़ता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जरा सोचिए, नेतृत्व का असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ नियमों का पालन करवाना है? नहीं, नेतृत्व का मतलब है दिशा दिखाना, मुश्किल फैसले लेना, संगठन को आगे बढ़ाना
और नतीजों को प्रभावित करना। हम्म ये सारे काम स्वाभाविक रूप से गैर तटस्थ है, नॉन न्यूट्रल। आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उस लक्ष्य के पक्ष में हैं। आप कुछ मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं तो आप उन मूल्यों के पक्ष में हैं। अगर कार्यकारी पूरी तरह से तटस्थ हो जाए, मतलब किसी भी दिशा में झुकाव न रखे, तो वो संगठन को आगे कैसे ले जाएगा? वो तो बस चीजों को जैसे का तैसा बनाए रखने वाला मैनेजर बन जाएगा। सही। और स्पेंसर के अनुसार समाज कल्याण के काम में इसकी गुंजाइश नहीं है। कार्यकारी को तो संगठन के मिशन और लक्ष्यों का झंडा लेकर सबसे आगे चलना है, उसे पहल लेनी है। हाँ, अगर तटस्थता का मतलब सिर्फ किनारे खड़े होकर देखना है तो शायद वो नेतृत्व नहीं कहलाएगा। तो कार्यकारी को एक पक्ष लेना पड़ता है, संगठन के मिशन का पक्ष। ठीक है, ये बात साफ हुई। अब ये दस्तावेज कार्यकारी के कुछ खास काम भी गिनाता है, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला, ऊंची गुणवत्ता के साथ संगठन का संचालन करना। मतलब काम अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ना। मतलब सिर्फ काम चलाना नहीं, भविष्य की दिशा भी तय करनी है और नए लीडर भी तैयार करने हैं। बिल्कुल। तीसरा, परिषद और कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियंत्रण, समन्वय और काम सौंपना, डेलीगेशन। और चौथा, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, समुदाय, परिषद और कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक रोल मॉडल बनना, जिससे सभी खुद को सकारात्मक नजरिए से देख सके। इन कामों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बहुत ही व्यापक भूमिका की तस्वीर बनाते हैं। देखिए, नीति निर्धारण, ये रणनीतिक भूमिका हो गई, स्ट्रैटेजिक। ऊंची गुणवत्ता संचालन, ये परिचालन भूमिका है, ऑपरेशनल। नियंत्रण, समन्वय, काम सौंपना, ये प्रबंधकीय भूमिका है, मैनेजरियल। और सकारात्मक रोल मॉडल, ये प्रेरणादायक भूमिका है, इंस्पिरेशनल। सही। तो इस 1959 के मॉडल में भी कार्यकारी सिर्फ एक प्रशासक नहीं है, वो एक रणनीतिकार है, एक ऑपरेशंस हेड है, एक मैनेजर है और एक मोटिवेटर भी है। ये एक बहुआयामी किरदार है। और ये रोल मॉडल वाली बात ये दिखाती है कि सिर्फ काम करवाना काफी नहीं है, बल्कि कार्यकारी का अपना व्यवहार, उसका रवैया भी संगठन की संस्कृति और लोगों के मनोबल पर असर डालता है। ये बहुत मानवीय पहलू है। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए कि स्रोत बार बार मानवीय संसाधनों परिषद, कर्मचारी, स्वयंसेवक के प्रभावी इस्तेमाल पर कितना जोर दे रहा है। जैसा कि आपने पहले बताया, स्रोत कहता है कि सामाजिक संस्था एक समूह उद्यम है। ग्रुप एंटरप्राइज। समूह उद्यम, हाँ। ये कोई एक व्यक्ति का शो नहीं है। कार्यकारी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो इन सभी लोगों को साथ लेकर उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके संगठन के लक्ष्यों को कैसे हासिल करता है या करती है। ये टीम वर्क की अहमियत को रेखांकित करता है, भले ही नेतृत्व कार्यकारी के हाथ में हो। ये समूह उद्यम वाली सोच वाकई महत्वपूर्ण है। ये याद दिलाता है कि संगठन लोगों से बनता है। अच्छा, अब इस दस्तावेज के आखिरी मुख्य बिंदु पर आते हैं। ये बात करता है परस्पर संबंधों की, इंटर रिलेटेडनेस, और आपसी तालमेल की, म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसमें कहा गया है कि कार्यकारी ही वो धुरी है जो विभिन्न भूमिकाओं को इस तरह से तय करता है और जोड़ता है कि रिश्तों, नियमों और काम करने की शर्तों से ज्यादा अच्छा असर पड़े और बुरा असर कम से कम हो। यह सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या कार्यकारी एक तरह से ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो सारे साजों को मिलाकर एक सुरीली धुन बनाता है? आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। ये बिंदु संगठन को एक सिस्टम के तौर पर देखता है, जहां हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। कार्यकारी का काम सिर्फ अलग अलग विभागों या लोगों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वो सब मिलकर एक लय में संगठन के तय लक्ष्यों की ओर काम करें। अच्छा। इसके लिए, जैसा कि स्रोत बताता है, कार्यकारी को एक ढांचा बनाना और उसे बनाए रखना होता है। इसमें भूमिकाएं तय करना, कौन क्या करेगा, नियम बनाना, काम कैसे होगा, रिश्ते निभाना, आपसी व्यवहार कैसा होगा और काम करने की शर्तें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय करना शामिल है। तो ये सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को डिजाइन और मैनेज करना है ताकि वो प्रभावी ढंग से काम करे। हाँ, और वो भी इस इरादे से कि इस पूरे ताने बाने से अधिकतम अच्छा एवं अनुकूल प्रभाव पड़े और बुरा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं कम से कम हो जाए। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कार्यकारी की जिम्मेदारी सिर्फ काम पूरा करवाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल और ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे सकारात्मक नतीजे निकले और नकारात्मकता या टकराव कम से कम हो। ये सीधे तौर पर कार्यकारी की पहली जिम्मेदारी लक्ष्य निर्धारण और नियंत्रण से जुड़ता है।
आप लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो, जब लोग मिलकर सही दिशा में काम कर रहे हों। ये सेवा देने के लिए एक असरदार प्रणाली बनाने की बात है। ये तो वाकई एक कंडक्टर जैसा ही काम है। ये सुनिश्चित करना कि वायलिन और ड्रम एक साथ बजें, सही समय पर बजें और मिलकर संगीत रचें, ना कि शोर। हाँ, लेकिन ये ढांचा, ये नियम, ये भूमिकाएं, ये तो 1959 के हिसाब से तय हुई होंगी। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिसकी तरफ स्रोत इशारा तो नहीं करता, पर सोचने पर मजबूर करता है। ये संरचना जो इतनी स्पष्ट भूमिकाओं, नियमों और नेतृत्व पर आधारित है, वो बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाती होगी? हाँ, ये तो है। या संगठन के अंदर जो स्वाभाविक मतभेद या संघर्ष होते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करती होगी? एक ऐसी प्रणाली जो संबंधों और नियमों पर इतनी निर्भर है, वो नई चुनौतियों, बदलती जरूरतों या अलग विचारों को कैसे संभालती होगी? ये 1959 का मॉडल शायद स्थिरता और नियंत्रण पर ज्यादा जोर देता है। ये सोचने वाली बात है। खैर, आज हमने इस पुराने लेकिन अहम दस्तावेज के जरिए समाज कल्याण प्रशासन की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझा। हमने देखा कि 1959 में स्पेंसर ने इसे कैसे एक प्रक्रिया के रूप में देखा जो समुदाय के संसाधनों को सेवाओं में बदलती है। हमने इस बात पर गौर किया कि क्यों संगठन के अपने लक्ष्य तय करना और नियंत्रण रखना पहली प्राथमिकता माना गया और सामुदायिक योजना को दूसरा स्थान दिया गया। और हमने कार्यकारी की भूमिका को गहराई से देखा, कैसे उसे एक सक्रिय, गैर तटस्थ और बहुआयामी नेता के तौर पर देखा गया, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ काम करवाना नहीं बल्कि गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नीतियां बनाना, टीम का प्रबंधन करना और यहाँ तक कि एक रोल मॉडल बनना भी है। हाँ, और आखिर में हमने समझा कि कैसे कार्यकारी एक आपस में जुड़े हुए सिस्टम का कंडक्टर है, जो भूमिकाओं, नियमों और रिश्तों को इस तरह से बनाता और संचालित करता है कि संगठन एक समूह उद्यम के तौर पर अपने लक्ष्य हासिल कर सके और सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सके। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आधार पर एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आता है, ये 1959 का नजरिया एक बहुत ही संरक्षित, मतलब स्ट्रक्चर्ड, लक्ष्य केंद्रित, गोल ओरिएंटेड और नेतृत्व संचालित, लीडरशिप ड्रिवन मॉडल पेश करता है। इसमें संगठन को एक स्पष्ट दिशा देना, नियंत्रण बनाए रखना और कार्यकारी नेतृत्व पर बहुत जोर है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये मूल सिद्धांत संसाधन जुटाना, लक्ष्य तय करना, सक्रिय नेतृत्व और मानवीय तालमेल का प्रबंधन आज के ज्यादा जटिल, शायद ज्यादा विकेंद्रीकृत और निश्चित रूप से तेजी से बदलते सामाजिक कल्याण के माहौल में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या इन सिद्धांतों को आज की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है? हो सकता है बुनियाद वही रहे, लेकिन इमारत का डिजाइन बदल गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। इनका विषय है समाज कार्य में अलग अलग तरीकों या विधियों का स्थान और खास तौर पर प्रशासन की भूमिका। तो हमारे पास जो ये सामग्री है, इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई समाज कार्य में ये अलग अलग तरीके कैसे काम करते हैं और प्रशासन का इसमें क्या लेना देना है, क्योंकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तो नहीं है। और हाँ, एक और चीज, ये सामान्यवादी या जिसे जनरलिस्ट अप्रोच कहते हैं, उसका क्या मतलब है इस पूरे संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो इन दस्तावेजों में सामने आती है, वो ये है कि प्रशासन, जिसे ज्यादातर लोग बस एक मैनेजमेंट या कह सकते हैं नौकरशाही प्रक्रिया मानते हैं, उसे कुछ विशेषज्ञ समाज कार्य का एक मुख्य तरीका, एक कोर मेथड मानते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये नजरिया थोड़ा हटके जरूर है, पर इसके पीछे एक ठोस तर्क है असल में। देखिए, समाज कार्य का कोई भी तरीका, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ काम करना हो या किसी समूह या समुदाय के साथ, उसका बुनियादी मकसद तो समाज कार्य के लक्ष्यों को पाना और उसके मूल्यों को बनाए रखना ही है। और इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी तरह की संस्था या एजेंसी की जरूरत पड़ती ही है। प्रशासन इसी संस्थागत ढांचे को चलाने और मजबूत करने का काम करता है। अच्छा, मतलब जहाँ भी प्रोफेशनल सोशल वर्क हो रहा है, जैसे दस्तावेजों में जिक्र है मनोरोग क्लिनिक, अस्पताल, मैरिज काउंसलिंग सेंटर, स्कूल, सुधार गृह या फिर पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, नशा मुक्ति केंद्र, बाल कल्याण संस्थाएं, इन सब जगहों पर प्रशासन की भूमिका मतलब अहम हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए तो समाज कार्य की पढ़ाई का एक बड़ा मकसद छात्रों को वो ज्ञान और हुनर देना भी है जिससे वो किसी भी तरह की संस्थागत व्यवस्था में असरदार ढंग से काम कर सके। बिना प्रशासन को समझे ये मुमकिन नहीं है।
दस्तावेजों में स्किडमोर का जिक्र है और लगता है इस बात पर काफी बहस भी है कि प्रशासन असल में है क्या। कुछ लोग इसे 5 मुख्य तरीकों में से एक गिनते हैं, है ना? हाँ, ये एक नजरिया है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि प्रशासन अपने आप में एक बड़ी समस्या समाधान की विधि है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसके अंदर बाकी तरीके जैसे केस वर्क यानी व्यक्ति केंद्रित काम, ग्रुप वर्क यानी समूह कार्य, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सामुदायिक संगठन, ये सब समा जाते हैं। खासकर जब आप सामाजिक रिश्तों से जुड़ी उलझी हुई समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। तो स्किडमोर से किस तरह देखते हैं? क्या वो इसे बाकी तरीकों के बराबर मानते हैं या कुछ अलग? स्किडमोर प्रशासन को एक बेहद जरूरी प्रक्रिया मानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए ही सामाजिक सेवाएं असल में लोगों तक पहुंच पाती हैं। इसे अगर आप बाकी तरीकों से अलग करके देखें तो केस वर्क व्यक्ति या परिवार की मदद पर ध्यान देता है। हाँ, ग्रुप वर्क इसी काम के लिए समूह की ताकत का इस्तेमाल करता है। सही। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस समुदाय के भीतर आपसी तालमेल और संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है। और प्रशासन वो कहाँ फिट होता है? और प्रशासन स्किडमोर के मुताबिक वो प्रक्रिया है जो पूरी संस्था को चलाती है। मतलब इसमें लक्ष्य तय करना, नीतियां बनाना, स्टाफ को मैनेज करना, काम का मूल्यांकन करना, ये सब कुछ शामिल है। उनका मानना है कि अगर प्रशासन कुशल हो तो सामाजिक सेवाओं का दायरा बढ़ता है और वो ज्यादा असरदार होती हैं। दस्तावेज में स्किडमोर का एक वाक्य है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। प्रशासन वो प्रक्रिया है जिससे अन्य लोगों के लिए मदद करना संभव हो जाता है। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने, उन्हें मदद करने लायक बनाने की प्रक्रिया है। ये वाकई प्रशासन को एक अलग नजरिए से दिखाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सक्षम बनाने वाला पहलू इनेबलमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन सिर्फ नियम कानून या प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा माहौल तैयार करता है जिससे सोशल वर्कर अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें और लोगों को असल मदद मिल सके। हाँ, ये बात समझ आती है कि प्रशासन अकेला नहीं चल सकता। इसका बाकी तरीकों से गहरा नाता है। और लगता है पर्लमैन और गुरिन इसी जुड़ावों की बात कर रहे हैं कि कैसे संस्था का ढांचा ही वर्कर के काम पर असर डालता है। ये सही है? बिल्कुल। पर्लमैन और गुरिन इसी बात पर जोर देते हैं कि किसी संस्था का ढांचा और उसके काम करने का तरीका वहां काम करने वाले सोशल वर्कर्स की गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक अच्छा संगठनात्मक ढांचा उनके काम में मदद कर सकता है, जबकि एक खराब ढांचा रुकावटें पैदा कर सकता है। मतलब संस्था कैसे बनी है, नियम क्या हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये सब जमीनी काम पर सीधा असर डालते हैं। और फ्रिडलैंडर का भी जिक्र है जो सामुदायिक संगठन और समाज कल्याण प्रशासन के बीच समानताएं देखते हैं। हाँ। उन्होंने सामुदायिक संगठन के 7 मुख्य पहलू बताए हैं। हाँ। क्या हम उन पे थोड़ी बात कर सकते हैं ये समझने के लिए कि ये प्रशासन से कैसे जुड़ते हैं? हाँ, जरूर। फ्रिडलैंडर के बताए ये 7 पहलू काफी महत्वपूर्ण है। पहला है समस्या या मुद्दे की स्थिति को समझना। ठीक है। दूसरा, लक्ष्य, मूल्य और उद्देश्य तय करना। तीसरा, रणनीति, लक्ष्य और काम तय करना। चौथा, सामाजिक राजनैतिक माहौल को ध्यान में रखना। ओके। पांचवा, ज्ञान, सिद्धांत और संसाधनों का इस्तेमाल करना। छठा, योजना बनाना और संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। और सातवां, मूल्यांकन और फीडबैक का तंत्र बनाना, इवैल्यूएशन। जब आप इन्हें इस तरह बताते हैं तो ये साफ दिखने लगता है कि ये सिर्फ सामुदायिक संगठन तक सीमित नहीं है। लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, संगठनात्मक ढांचा, मूल्यांकन, ये तो प्रशासन के भी बुनियादी काम हैं। यही बात है। आप बिना लक्ष्य तय किए कोई योजना कैसे बना सकते हैं? बिना संगठनात्मक ढांचे के काम कैसे होगा? और बिना मूल्यांकन के सुधार कैसे होगा? सामुदायिक संगठन हो या कोई भी सामाजिक सेवा, उसे चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए ही। समाज कल्याण प्रशासन ऐसी व्यवस्था को बनाने, चलाने और उसके लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करता है। तो ये पहलू असल में प्रभावी प्रशासन की भी नींव है। तो फिर कुल मिलाकर समाज कल्याण प्रशासन को समझना इतना जरूरी क्यों है? दस्तावेजों में इसके क्या खास कारण दिए गए हैं? कई अहम कारण बताए गए हैं। पहला, समाज कल्याण की पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, उसकी बुनियाद समझने के लिए प्रशासन को जानना जरूरी है। दूसरा, सेवाएं लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, उसमें संस्थागत, स्थानीय, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए प्रशासन की समझ चाहिए।
और नीति निर्माण और वकालत के लिए भी इसका महत्व बताया गया है, एडवोकेसी के लिए। हाँ, क्योंकि अगर आप नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं या किसी मुद्दे की वकालत करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, फैसले कहाँ और कैसे होते हैं। इसके अलावा सेवाओं को सही ढंग से चलाने के लिए जो वित्तीय, संगठनात्मक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जरूरी हैं, उन्हें पहचानने और समझने के लिए भी प्रशासन का ज्ञान अहम है। और आखिर में नीति से जुड़े जो शोध होते हैं, रिसर्च, उनके नतीजों को समझने और उनका सही इस्तेमाल करने के लिए भी प्रशासन की भूमिका को समझना पड़ता है। दस्तावेजों में एक और बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मर्जी की समस्याएं नहीं चुनते, बल्कि वो ज़मीनी हकीकत में जो जटिल समस्याएं मौजूद हैं उनका सामना करते हैं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनका हल निकालते हैं। ये समस्याएं व्यक्तिगत भी हो सकती हैं और संस्थागत या सामुदायिक स्तर की भी। और यही प्रशासन की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या सामुदायिक, अक्सर उसका समाधान किसी न किसी संस्थागत या प्रशासनिक ढांचे के जरिए ही होता है। प्रशासन वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जहां सोशल वर्कर्स इन जटिल समस्याओं पर काम कर सकते हैं और जरूरी संसाधन जुटा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट की जिसका जिक्र दस्तावेजों में है, सामान्यवादी समाज कार्य यानी जर्नलिस्ट सोशल वर्क। ये पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है? ये समाज कार्य के लक्ष्यों को हासिल करने का एक कह सकते हैं नया और ज्यादा व्यापक नजरिया है। पारंपरिक तौर पर समाज कार्य में अलग अलग विशेषज्ञताएं होती थीं, कोई केस वर्क में माहिर है, कोई ग्रुप वर्क में। सामान्यवादी नजरिया इससे आगे बढ़कर कहता है कि सोशल वर्कर को सिर्फ व्यक्तियों या छोटे समूहों पर ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर विभिन्न व्यक्तियों और प्रणालियों यानी सिस्टम्स के साथ काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ये सिर्फ व्यक्ति या उसकी फौरी समस्या को नहीं देखता, बल्कि उसके पूरे माहौल, परिवार, समुदाय, संस्थाएं और उनके आपसी रिश्तों को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये नजरिया मानता है कि मनुष्य अलग थलग नहीं रहता, बल्कि वो कई तरह की प्रणालियों का हिस्सा है, जैसे परिवार, दोस्तों का समूह, मोहल्ला, काम की जगह, सरकारी नीतियां वगैरह। सामान्यवादी कार्यकर्ता इन विभिन्न प्रणालियों में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसके लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता के पास इंसानी व्यवहार को समझने की गहरी समझ हो और वो अलग अलग स्तरों पर यानी सूक्ष्म, माइक्रो यानी व्यक्ति और परिवार, मध्यम, मीजो यानी समूह और संगठन, और वृहद, मैक्रो यानी समुदाय और नीतियों दखल देने की योजना बना सकें। अच्छा, और ये काम कैसे करता है? इसका कोई सैद्धांतिक आधार, कोई थियरी है? हाँ, इसका मुख्य आधार है तंत्र सिद्धांत यानी सिस्टम्स थ्योरी। ये सिद्धांत मानता है कि ये सारी प्रणालियां, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संस्थाएं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को लगातार प्रभावित करती हैं। एक सिस्टम में होने वाला छोटा सा बदलाव भी दूसरे सिस्टम पर असर डाल सकता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। सामान्यवादी कार्यकर्ता को इन्हीं आपसी क्रियाओं और उनके नतीजों को समझना होता है ताकि वो सही जगह पर सही तरीके से हस्तक्षेप कर सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्यवादी कार्यकर्ता को केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी पारंपरिक तरीकों में माहिर होना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो हर स्तर पर काम करना है? हाँ, दस्तावेज इसी ओर इशारा करते हैं। सामान्यवादी कार्यकर्ता एक तरह से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसा होता है, लेकिन विशेषज्ञता के साथ। उसे अलग अलग स्थितियों में जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और यहीं पर प्रशासन की भूमिका फिर से बहुत अहम हो जाती है। कैसे? प्रशासन सामान्यवादी प्रैक्टिस में कैसे फिट होता है? मतलब कनेक्शन क्या है? देखिए, जब आप अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे हैं, माइक्रो, मेसो, मैक्रो, तो आपको विभिन्न सेवाओं और संसाधनों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन। आपको ये समझना होता है कि व्यक्ति जिन अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा है, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। आपको लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नई कल्याणकारी योजनाएं बनाने या मौजूदा नीतियों की वकालत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको असरदार संगठन बनाने या मौजूदा संगठनों को बेहतर बनाने की ज़रूरत हो सकती है।
ये सारे काम, सेवाओं का समन्वय, सिस्टम्स को समझना, वकालत, संगठन निर्माण, ये सब बिना अच्छी प्रशासनिक समझ और कौशल के मुमकिन नहीं है। प्रशासन वो गोंद है, कह सकते हैं, जो सामान्यवादी प्रैक्टिस के इन अलग-अलग हिस्सों को जोड़ता है। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि ये सारे तरीके, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग थलग नहीं है। दस्तावेजों का निचोड़ भी यही लगता है कि समाज कार्य की इन विधियों को एक साथ एक इंटीग्रेटेड या समेकित नजरिए से देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। असल दुनिया में जब कोई सोशल वर्कर किसी व्यक्ति या परिवार की मदद कर रहा होता है तो उसे अक्सर एक ही समय में कई तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। केस वर्क से वो व्यक्ति की स्थिति, उसकी ताकत, कमजोरियों और उसे प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को समझता है, जैसे गरीबी, भेदभाव, संस्थागत नियम वगैरह। लेकिन सिर्फ व्यक्ति पर काम करना काफी नहीं होता। कई बार जरूरत होती है कि उन संस्थाओं या नीतियों को भी बदला जाए जो समस्या पैदा कर रही हैं या उसे बढ़ा रही हैं। संस्थाओं को सेवार्थी यानी क्लाइंट की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाना, उनकी प्रक्रियाओं को सुधारना, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात सही है। और ये संस्थागत बदलाव बिना प्रशासनिक दखल और सुधार के कैसे संभव होगा? इसलिए ये सारे तरीके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज कार्य के अभिन्न अंग है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? पहली बात तो ये कि समाज कार्य के तरीके भले ही अलग-अलग दिखते हों, लेकिन वो आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। दूसरी, प्रशासन सिर्फ एक सूखी, नीरस प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो सामाजिक सेवाओं को संभव बनाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन, एक इनेबलर है। और कुछ जानकारों के लिए तो ये खुद एक मुख्य तरीका है। और तीसरी बात, सम्मानवादी नजरिया इन सभी तरीकों को अलग-अलग स्तरों पर जोड़ने और एक ज्यादा असरदार दखल देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हाँ, और दस्तावेज हमें एक सोचने लायक सवाल के साथ छोड़ते हैं। समाज कार्य की विभिन्न पद्धतियों को एक समेकित नजरिए से देखने की आवश्यकता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसे जमीन पर उतारने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? आज की इस जटिल दुनिया में जहां समस्याएं इतनी बहुस्तरीय हैं, क्या हम वाकई एक सच्चा एकीकृत अभ्यास, एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस हासिल कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद समाज कार्य से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो या प्रैक्टिशनर, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक स्रोत है, समाज कल्याण प्रशासन, क्षेत्र एवं उपयोगिता। हम इसी के कुछ खास हिस्सों पर आज गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि भाई जब सामाजिक समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो इनको चलाने वाला जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी भूमिका अचानक इतनी अहम क्यों हो गई? और हाँ, इस काम के लिए किस तरह के लोग चाहिए? क्या सिर्फ नियम पता होना काफी है या कुछ और भी? स्रोत की पहली लाइन ही कहती है कि मामला सिर्फ आकार का नहीं है, ये जटिल भी है। तो चलिए इसी जटिलता को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत का पहला पॉइंट यही है कि आजकल की सामाजिक समस्याएं और कल्याणकारी सेवाओं का जो विशाल आकार है, वही प्रशासन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। पर यह बात इतनी सीधी भी नहीं लगती है ना। आप समझाएंगे कि ये जटिलता असल में है क्या? मतलब क्यों ये सेवाएं इतनी उलझ गई हैं कि खास एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये गहराई और जुड़ाव की बात है। जरा सोचिए, आज की जो समस्याएं हैं, गरीबी हो या सेहत की दिक्कतें, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा, ये सब अलग थलग नहीं है। ये एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई हैं, है ना? जैसे गरीबी का असर बच्चे की पढ़ाई पर भी पड़ेगा, उसकी सेहत पर भी। अब इनके लिए जो प्रोग्राम बनते हैं, वो भी अकेले काम नहीं कर सकते। उनमें अक्सर कई डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, रूरल डेवलपमेंट और भी कई। फिर एनजीओज भी होते हैं, यानी गैर सरकारी संगठन, समुदाय के अपने संगठन होते हैं, और खुद वो लोग जिनके लिए योजना है। अच्छा, यानी एक ही मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी। बिल्कुल। और इन सभी के बीच में तालमेल बिठाना, ये देखना कि सब एक ही दिशा में काम करें, जो संसाधन है, पैसा, लोग, जानकारी, उनका सही बंटवारा हो, और सबसे जरूरी
कि जो मदद है, जो सेवा है, वो वाकई सही इंसान तक पहुंचे, सही समय पे पहुंचे और सही तरीके से। ये सब चीजें मिलकर इसे बहुत ही जटिल प्रोसेस बना देती हैं। स्रोत इसीलिए या एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे की बात करता है। एक मजबूत सिस्टम चाहिए जिसमें रोल साफ हों, प्रोसेस तय हों, कोऑर्डिनेशन हो। वरना क्या होगा, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम अच्छे इरादों के बावजूद वो शायद दिशाहीन हो जाएं या उनका असर बहुत कम रह जाए। तो प्रशासन वो गोंद है, कह सकते हैं, जो इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक असरदार मशीनरी बनाता है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि इतने सारे पुर्जों को चलाने के लिए एक मजबूत इंजन यानी प्रशासन चाहिए ही। तो फिर सवाल यह है कि इस इंजन को चलाएगा कौन? मतलब कैसे लोग चाहिए? स्रोत में एक लाइन है, प्रशासकीय ज्ञान, क्षमताएं एवं कौशल में दक्ष, योग्य एवं संवेदी कार्यकर्ता। अब देखिए, ज्ञान, क्षमता, कौशल, योग्यता ये सब तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये तो चाहिए ही। लेकिन ये जो शब्द है संवेदी, सेंसिटिव, ये थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा ध्यान खींचता है। हम तो सोचते हैं प्रशासन मतलब नियम कानून, थोड़ी सख्ती। यहाँ संवेदी होने का क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये वाकई इस स्रोत का और समाज कल्याण प्रशासन का एक बहुत ही अहम पहलू है। शायद यही वो चीज़ है जो इसे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से अलग करती है। संवेदी होने का मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, इसका मतलब गहरा है। मतलब सहानुभूति रखना, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। और समानुभूति मतलब दूसरे की फीलिंग्स, उसकी ज़रूरतों को समझना, उन्हें अहमियत देना। आप सोचिए, ये काम सीधे सीधे इंसानों से जुड़ा है, उनकी जिंदगियों से, उनकी तकलीफों, उनकी मजबूरियों से, उनकी उम्मीदों से। हाँ, ये कोई फैक्ट्री चलाने जैसा तो है नहीं कि बस प्रोडक्शन के आंकड़े देख लिए। बिल्कुल नहीं। अब अगर प्रशासक सिर्फ नियम देखेगा, फाइलें देखेगा, आंकड़े देखेगा और उस इंसान को भूल जाएगा जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो क्या होगा? नीतियां शायद कागज पर अच्छी लगें, पर जमीन पर उनका कोई असर ना हो, यह शायद उल्टा असर हो जाए। एक संवेदी प्रशासक जो होता है, वो लोगों की असल जरूरतें समझता है, उनका बैकग्राउंड, उनकी मजबूरियां, इन सबको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाता है। वो ये देखता है कि सेवाएं सिर्फ दी ना जाएं, बल्कि सम्मान के साथ दी जाएं, मानवीय तरीके से दी जाएं। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं मानता। वो कहता है प्रशासन की कला एवं कौशल, मतलब एक आर्ट है ये, जिसमें टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, पर उसके साथ साथ गहरी मानवीय समझ भी उतनी ही जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि संवेदनशील होने की जरूरत और प्रशासन को एफिशिएंटली बड़े स्केल पर चलाने की जरूरत, इनमें टकराव हो? मान लीजिए रिसोर्स बहुत कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा, तो क्या संवेदनशीलता कभी कभी कड़े मगर जरूरी फैसले लेने में रुकावट नहीं बन सकती? स्रोत इस बैलेंस पर कुछ कहता है। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और स्रोत शायद सीधे तौर पर इस टकराव का जिक्र न करें, पर यह समाज कल्याण प्रशासन की एक अंदरूनी चुनौती है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि संवेदनशीलता का मतलब अकुशलता या फैसला न ले पाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अच्छा और संवेदी प्रशासक वही है जो इस बैलेंस को साधना जानता है। बिल्कुल। उसकी संवेदनशीलता उसे ये समझने में मदद करती है कि जो कम संसाधन हैं, उनका सबसे ज्यादा असर, सबसे पॉजिटिव असर, सबसे जरूरतमंद लोगों पर कैसे डाला जाए। वो मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए भी मुश्किल फैसले ले सकता है। लेने पड़ते हैं। तो संवेदनशीलता और कुशलता ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता कुशलता को सही दिशा देती है। वो ये पक्का करती है कि एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ आंकड़े ना हो, बल्कि लोगों की जिंदगी में आया असली सुधार हो। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता और कौशल का मिश्रण, यही कुंजी है। अब अगर ये इतना जरूरी है, तो इसे प्रशासकों में डेवलप कैसे करें? यहीं पर ट्रेनिंग की बात आती है ना? स्रोत में काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के 3 लक्ष्यों का जिक्र है। ये लक्ष्य क्या बताते हैं? क्या मतलब है इनका? हाँ, ये लक्ष्य इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई एक समाज कल्याण संगठन में हर लेवल पर प्रशासनिक समझ चाहिए, पर उसकी गहराई अलग अलग हो सकती है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। पहला स्तर है सीधी भर्ती वाले एंट्री लेवल के लोग, जैसे फील्ड वर्कर, केस वर्कर, जो सीधे लोगों के बीच काम करते हैं। उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक समझ होनी चाहिए, पता हो कि उनकी संस्था कैसे काम करती है, नियम क्यों हैं, प्रोसेस क्या हैं। इससे वो अपने काम को संस्था के बड़े मकसद से जोड़ पाएंगे, लोगों को भी बेहतर समझा पाएंगे। उन्हें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, पर सिस्टम का हिस्सा होने की समझ जरूरी है। फिर आता है दूसरा स्तर,
मिड लेवल, सुपरवाइजरी रोल। ये वो लोग हैं जो शायद फील्ड से शुरू करके अनुभव के साथ सुपरवाइजर या टीम लीडर बन गए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, टीम संभालनी है, शायद थोड़ा बजट देखना है, रिपोर्टिंग करनी है। तो जाहिर है उन्हें प्रशासन का थोड़ा और गहरा प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। अच्छा। और तीसरा स्तर है स्पेशलिस्ट का या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का। ये उन लोगों के लिए है जो शुरू से ही समाज कल्याण प्रशासन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या सीनियर पदों पर हैं, जैसे प्रोग्राम मैनेजर, पॉलिसी एनालिस्ट या किसी एजेंसी के डायरेक्टर। इनसे उम्मीद होती है कि उनके पास प्रशासन का बहुत गहरा और व्यापक ज्ञान हो, ताकि वो स्ट्रैटेजिक फैसले ले सकें, नीतियां बना सकें, पूरे संगठन को लीड कर सकें। ये 3 स्तरों का ढांचा तो लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता, जैसा आपने पहले इशारा भी किया था, कि क्या हमारे जो सोशल वर्क के कोर्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सच में इन तीनों स्तरों की ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं या वो स्किल और खासकर वो संवेदनशीलता भी डेवलप कर पा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर लगातार सोचने की जरूरत है, एकेडमिक्स को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी। स्रोत इन लक्ष्यों को बताकर शायद यही इशारा कर रहा है कि ट्रेनिंग सिर्फ किताबी नहीं हो सकती, उसमें प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए, फील्ड वर्क, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, अनुभवी लोगों से बातचीत, ऐसी चीजें जो सिर्फ स्किल ना सिखाएं बल्कि मानवीय हालात की गहरी समझ और वो संवेदनशीलता भी पैदा करें। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, थ्योरी और प्रैक्टिस, ज्ञान और संवेदना, इनके बीच सही बैलेंस बनाना। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रशासन क्यों जरूरी है, कैसा प्रशासक चाहिए और कैसे अलग अलग लेवल पर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी कहता है कि समाज कल्याण प्रशासक का काम सिर्फ अपनी संस्था के अंदर तक ही नहीं है, उसे मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस यानी प्रबंधन और मानवीय संबंधों के क्षेत्र में भी दखल देना होता है। इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? क्या ये कॉर्पोरेट वाला मैनेजमेंट और एचआर जैसा है या यहाँ कुछ अलग है? हाँ, ये प्रशासक के रोल का एक बहुत महत्वपूर्ण विस्तार है। प्रबंधन में दखल का मतलब है कि उसे संगठन के जो भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सीखना होता है। संसाधन मतलब पैसा, स्टाफ, टाइम, ऑफिस की जगह, गाड़ियां, जानकारी, सब कुछ। उसे प्लान करना होता है कि लक्ष्य कैसे पूरे होंगे, ऑर्गेनाइज करना होता है कि कौन क्या करेगा, स्टाफ को सही दिशा देनी होती है और फिर देखना होता है कि काम कितना सफल रहा, यानी इवैल्यूएशन। अब ये सुनने में थोड़ा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसा लग सकता है, पर यहाँ चुनौतियां अक्सर अलग होती हैं। मतलब चुनौतियां कैसे अलग होती हैं? देखिए, समाज कल्याण के क्षेत्र में अक्सर संसाधन कम होते हैं, बजट कम हो सकता है, स्टाफ की कमी हो सकती है, लक्ष्य भी कई बार बहुत जटिल होते हैं और लंबे समय में पूरे होते हैं। उन्हें मापना भी मुश्किल होता है। कॉर्पोरेट में प्रॉफिट एक सीधा मीटर है, यहाँ सामाजिक बदलाव या जीवन स्तर में सुधार को कैसे मापेंगे, ये ज्यादा पेचीदा है। तो प्रशासक को कम संसाधनों में ज्यादा मुश्किल लक्ष्यों के साथ काम करना होता है, उसे ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव होना पड़ता है। अच्छा, और ये मानवीय संबंधों वाला पहलू, वो कैसे अलग है? मानवीय संबंध तो यहाँ और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। प्रशासक को सिर्फ अपनी टीम के अंदर अच्छे रिश्ते नहीं बनाने होते, उन्हें मोटिवेट करना, उनके झगड़े सुलझाना, ये तो है ही, पर उसे बाहर की दुनिया से भी उतने ही मजबूत रिश्ते बनाने होते हैं। सरकारी अफसरों से तालमेल रखना पड़ता है, दूसरी एनजीओज के साथ मिलकर काम करना होता है, डोनर्स या फंडिंग एजेंसीज को विश्वास दिलाना होता है, और सबसे बढ़कर उन समुदायों और लोगों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना होता है जिनकी सेवा के लिए संगठन है। कॉर्पोरेट में कस्टमर रिलेशंस होते हैं, यहाँ कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप और ट्रस्ट बनाना होता है। ये ज्यादा गहरा और संवेदनशील मामला है। अगर लोगों को आप पर या आपकी संस्था पर भरोसा ही नहीं होगा तो वो आपकी सेवा क्यों लेंगे, प्रोग्राम में क्यों शामिल होंगे? इसलिए यहाँ ह्यूमन रिलेशन सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये संस्था के वजूद और असर के लिए बुनियादी जरूरत है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि समाज कल्याण प्रशासक का रोल किसी कॉर्पोरेट मैनेजर से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उसे न सिर्फ मैनेजमेंट के सिद्धांत लगाने हैं, बल्कि वो भी कम संसाधनों और ज्यादा उलझे हुए मानवीय समीकरणों के साथ। क्या स्रोत इस तरफ इशारा करता है? स्रोत सीधे सीधे तुलना तो नहीं करता, लेकिन जो उसका दायरा बताता है, जटिल समस्याओं से निपटना, टेक्निकल स्किल के साथ संवेदनशीलता रखना, अलग अलग स्तरों पर ट्रेनिंग की जरूरत, और फिर ये मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस की व्यापक जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर ऐसे निश्चित रूप से एक बहुत डिमांडिंग और मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशन बनाते हैं। इसमें सफल होने के लिए एनालिटिकल स्किल, मैनेजमेंट स्किल और गहरी मानवीय समझ का एक अनोखा मिश्रण चाहिए। ये वाकई अपनी तरह की एक मुश्किल भूमिका है। तो आज की हमारे इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है?
लबोलुआब क्या है? हमने स्रोत के जरिए समझा कि समाज कल्याण प्रशासन आज क्यों इतना अहम है। वजह है सामाजिक समस्याएं जो ज्यादा जटिल हो गई हैं और कल्याणकारी सेवाएं जिनका दायरा बहुत बढ़ गया है। और ये सिर्फ नियमों का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए प्रशासनिक ज्ञान, मैनेजमेंट स्किल, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो संवेदनशीलता, यानी लोगों के हालात, उनकी भावनाओं को समझने की गहरी क्षमता। हमने ये भी देखा कि ट्रेनिंग हर लेवल पर जरूरी है, फील्ड वर्कर से लेकर टॉप एडमिनिस्ट्रेटर तक, और हर लेवल के लिए ज्ञान की गहराई अलग चाहिए, जैसा वो काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के लक्ष्य बताते हैं। और आखिर में इसका दायरा सिर्फ ऑफिस की फाइलों तक सीमित नहीं है, ये संसाधनों के मैनेजमेंट और मजबूत मानवीय रिश्तों तक फैला है, जो सरकारी हों या वॉलंटरी संगठन, सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही सारांश। और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है, एक कह सकते हैं विचारणीय प्रश्न जो श्रोता में सोचने पर मजबूर करता है। जब हम ये मानते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन इतना जरूरी है और इसके लिए स्केल और सेंसिटिविटी दोनों चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे देश में जो इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा असर इसलिए नहीं दिख पा रहा क्योंकि हमारे पास शायद पर्याप्त संख्या में कुशल और संवेदनशील प्रशासकों की कमी है? ओह, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। की कमी या उस मानवीय संवेदना की कमी के कारण उन लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है? या फिर क्या योजनाएं जमीन पर वो सामाजिक बदलाव नहीं ला पा रही जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें लागू करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वही कहीं कमजोर है या असंवेदनशील रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा है और इस पर आगे और गहराई से सोचने की जरूरत है कि हम कैसे बेहतर, कुशल और सबसे जरूरी संवेदनशील प्रशासक तैयार करें। वाकई एक ऐसा सवाल जो दिखाता है कि समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए एक अनिवार्य शर्त है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इसी पर कुछ दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है समाज कल्याण प्रशासन, परिभाषा और महत्व। देखिए, हम सब चाहते हैं कि समाज में जरूरतमंदों की मदद हो, योजनाएं बने, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अच्छे इरादे तो काफी नहीं होते। असल सवाल तो यह है कि भाई इन नेक इरादों को जमीन पर उतारा कैसे जाए, असरदार कैसे बनाया जाए। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इन स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये समाज कल्याण प्रशासन आखिर है क्या, इसकी भूमिका क्या है, और क्या ये वाकई उन अच्छे इरादों को हकीकत में बदलने की चाबी है? हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन गहरी बात से होती है। अच्छा। ये कहता है कि प्रशासन मतलब चीजों को व्यवस्थित करना, ये तो मानव समाज इतना ही पुराना है। हाँ, ये तो है। जब से इंसान समूह में रह रहा है, किसी न किसी तरह का प्रबंधन तो रहा ही होगा। लेकिन उस प्रबंधन का इस्तेमाल जानबूझकर, योजना बनाकर समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए करना, ये एक नई सोच है। ये एक क्रमिक विकास रहा है, इसमें समय लगा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे समझना जरूरी है। जैसा आप कह रहे थे, प्रशासन अपने आप में तो देखिए एक न्यूट्रल प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, मतलब किसी कंपनी को चलाने के लिए भी प्रशासन चाहिए। बिल्कुल। या किसी साम्राज्य को चलाने के लिए भी। लेकिन जब हम समाज कल्याण प्रशासन की बात करते हैं तो हम उस प्रशासन की बात कर रहे हैं जिसका मकसद ही सामाजिक भलाई है। अच्छा। जिसका उद्देश्य ही जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना, सामाजिक समस्याओं को हल करना। ये सिर्फ व्यवस्था बनाना नहीं है, ये खास मकसद के लिए व्यवस्था बनाना है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत यही इशारा कर रहा है कि ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। शायद पहले ये राजाओं या धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी समझी जाती थी। हाँ, दान पुण्य टाइप का। हाँ, और फिर धीरे धीरे ये एक व्यवस्थित, एक प्रोफेशनल क्षेत्र बन गया। तो चलिए इसी शब्द को पकड़ते हैं, समाज कल्याण प्रशासन। स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है? ये सिर्फ नियम बनाना है या उससे कुछ ज्यादा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे काफी व्यापक रूप से देखता है। एक पूरी प्रक्रिया है, ये एक साइकिल कह लीजिए। ओके। इसमें समाज कल्याण के कार्यक्रमों की योजना बनाना शामिल है। मतलब ये सोचना कि क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए, कैसे। ठीक है। फिर आता है उन्हें संगठित करना, यानी जरूरी संसाधन जुटाना, पैसा, लोग, सामान, और उन्हें सही तरीके से लगाना। इसके बाद है सबसे जरूरी हिस्सा, उन्हें लागू करना,
मतलब प्लान को एक्शन में बदलना। जमीन पर उतारना। हाँ बिल्कुल। और फिर अंत में उनका मूल्यांकन करना, ये देखना कि भाई जो सोचा था वो हुआ या नहीं, कितना असरदार रहा। हाँ कितना प्रभावी रहा और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो आप देखिए, ये सिर्फ कागजी काम या नियम बनाना नहीं है, ये विचारों को एक्शन में बदलने का एक सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है। ये तो सुनने में, जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा लगता है। हाँ कुछ समानताएं हैं। लेकिन इसका फोकस पूरी तरह से समाज कल्याण पर है। अब सवाल ये है कि ये सब करता कौन है? स्रोत में एक खास बात लिखी है कि समाज कल्याण और विकासात्मक संस्थान इस काम के लिए समाज कार्य व्यवसायियों को, यानी सोशल वर्क प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं। हाँ, और ये बिंदु बहुत अहम है। इसका क्या मतलब है? क्या इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग चाहिए? बिल्कुल। जब स्रोत कहता है कि संस्थान समाज कार्य व्यवसायियों को नियुक्त करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि समाज कल्याण प्रशासन को कोई शौकिया काम नहीं माना जा रहा। इसे एक गंभीर पेशेवर प्रयास माना जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें न सिर्फ सामाजिक समस्याओं की, मानवीय व्यवहार की, समुदाय की जरूरतों की गहरी समझ होती है, अच्छा, बल्कि उन्हें कार्यक्रम प्रबंधन, पॉलिसी एनालिसिस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बजटिंग, टीम लीडिंग, मूल्यांकन, इन सब मैनेजमेंट तकनीकों की भी ट्रेनिंग मिली होती है। तो ये कोई भी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए खास तरह का ज्ञान और कौशल चाहिए, एक मिश्रण चाहिए दोनों का। जो सामाजिक कार्य की पढ़ाई या अनुभव से आता है। हाँ, अक्सर वहीं से आता है। ये पेशेवर इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो सिर्फ हमदर्दी नहीं लाते, वो विशेषज्ञता लाते हैं, ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और कार्यक्रम वाकई असरदार हों। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ दया या अच्छे इरादों की बात नहीं है, इसे चलाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षित पेशेवर चाहिए। यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है, हाँ, जो मुझे थोड़ी कह लीजिए चौंकाने वाली लगी। वो कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन को व्यावसायिक सामाजिक कार्य में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक माना जाता है। हाँ, एक कॉम्पोनेंट और एक महत्वपूर्ण विधि भी। विधि मतलब मेथड। प्रशासन एक विधि कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो विधि का मतलब हमेशा से लोगों से सीधे जुड़ना रहा है, उनकी काउंसलिंग करना या ग्रुप वर्क करना। ये थोड़ा अकादमिक सा नहीं लग रहा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और ये विधि शब्द यहाँ बहुत गहरा अर्थ रखता है। अच्छा। जब स्रोत इसे सामाजिक कार्य की विधि या मेथड कहता है, तो वो इसे उसी लेवल पे रख रहा है जिस पर हम केस वर्क, ग्रुप वर्क या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। ओह, मतलब ये उन्हीं के बराबर है। हाँ, इसका मतलब ये है कि प्रशासन सिर्फ कोई बैकग्राउंड में चलने वाला सपोर्टिंग काम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में सामाजिक लक्ष्यों को पाने का, समाज में बदलाव लाने का एक मुख्य तरीका है। एक मुख्य तरीका? सोचिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवारों की मदद कर सकता है, ये केस वर्क हो गया। ठीक है। वो कुछ युवाओं के समूहों के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकता है, ये ग्रुप वर्क है। लेकिन जब हमें पूरे शहर में हजारों बेघर लोगों के लिए आवास योजना बनानी और चलानी है, हाँ, बड़े पैमाने पर, या बाल कुपोषण से निपटने के लिए एक राज्यव्यापी कार्यक्रम लागू करना है, तो उसके लिए समाज कल्याण प्रशासन की विधि का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, तो ये बड़े स्केल पर काम करने का तरीका है? बिल्कुल, ये वो तरीका है जिससे बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक तरीके से सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि नीतियां सिर्फ कागज पर ना रहें, बल्कि असलियत बने। हाँ, प्रभावी कार्यक्रमों के रूप में साकार हों। ये तो कमाल की बात है। मतलब प्रशासन को उबाऊ ब्यूरोक्रेटिक काम समझने के बजाय स्रोत उसे सामाजिक बदलाव लाने का एक एक्टिव और पावरफुल टूल मान रहा है। बिल्कुल। एक उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। जैसे एक डॉक्टर है, वो सीधे मरीज का इलाज करता है, सर्जरी करता है, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है, केस वर्क जैसा। ठीक है। लेकिन एक पूरे अस्पताल का मैनेजमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री का काम ये देखना है कि हजारों लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें। हाँ, कि सिस्टम काम करे। डॉक्टर हों, दवाइयां हों, उपकरण हों, नीतियां हों, ये काम स्वास्थ्य प्रशासन का है। उसी तरह समाज कल्याण प्रशासन ये पक्का करता है कि कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सामाजिक सुरक्षा की, वो असरदार ढंग से बने, लागू हों और सही लोगों तक पहुंचें। तो ये बड़े पैमाने पर भलाई पक्का करने का तरीका है। बिल्कुल, ये विधि है,
बिना कुशल प्रशासन के बेहतरीन योजनाएं भी फेल हो सकती हैं। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ लोगों के दुख दर्द नहीं सुनते, नहीं, बल्कि वो बड़े सिस्टम भी बनाते और चलाते हैं ताकि मदद व्यवस्थित रूप से पहुंच सके। हाँ बिल्कुल। और क्या इस नजरिए को अकादमिक दुनिया में भी पहचान मिल रही है? श्रोत ने कहा कि कुछ सामाजिक कार्य स्कूल इसे एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कैसे? देखिए, ये तथ्य कि कई जाने माने सामाजिक कार्य संस्थानों में अब समाज कल्याण प्रशासन को एक अलग स्पेशलाइजेशन, अच्छा, स्पेशलाइजेशन के तौर पर। हाँ, या कम से कम एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, ये इसके बढ़ते महत्व को दिखाता है। ये दिखाता है कि अब ये माना जा रहा है कि एक असरदार सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर सीधे काम करने का कौशल काफी नहीं है। अच्छा, बड़े संगठनों को, एनजीओज को, सरकारी विभागों को चलाने और जटिल कार्यक्रमों को मैनेज करने का हुनर भी उतना ही जरूरी है। तो भविष्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये सब सिखाया जा रहा है? हाँ, उन्हें अब न केवल सेवा देने में बल्कि पॉलिसी को प्रोग्राम में बदलने, बजट बनाने, टीम मैनेज करने और प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी ट्रेन किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के और ज्यादा परिपक्व होने, इसके प्रोफेशनलाइजेशन और विशेषज्ञता की ओर एक साफ इशारा है। यानी अब जोर इस बात पर है कि सामाजिक कार्य सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी किया जाए। बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर असर डालने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स जरूरी हैं। अनिवार्य है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत हमें समाज कल्याण प्रशासन के बारे में क्या मुख्य बातें बता रहा है? देखा जाए तो ये संक्षिप्त सा स्रोत भी काफी जानकारी समेटे हुए हैं। हाँ। सबसे पहले ये साफ तौर पर समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करता है, योजना, संगठन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया। ठीक है। दूसरे, ये इसके ऐतिहासिक संदर्भ की ओर इशारा करता है कि सामान्य प्रशासन पुराना है पर समाज कल्याण वाला प्रशासन बाद में विकसित हुआ। तीसरे, ये व्यावसायिक सामाजिक कार्य में इसके केंद्रीय स्थान पर जोर देता है, इसे सिर्फ घटक नहीं बल्कि एक विधि का दर्जा देता है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ। चौथे, ये इसके व्यापक दायरे की बात करता है, सिर्फ नियम नहीं बल्कि पूरी प्रबंधन प्रक्रिया। पांचवे, ये पेशेवरों की भूमिका को उजागर करता है, मतलब इसे चलाने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्य व्यवसायियों की जरूरत। और अंत में ये इसकी अकादमिक मान्यता का भी जिक्र करता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें इस विषय की एक ठोस मल्टीडिमेंशनल समझ देता है। तो इन स्रोतों से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उनका सार क्या है? मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर रही है वो ये कि समाज कल्याण प्रशासन कोई सूखी बेजान सी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो इंजन है जो समाज कल्याण की गाड़ी को चलाता है। ये वो ढांचा है जो पक्का करता है कि मदद सिर्फ एक इच्छा न रहकर एक हकीकत बने। आपने बिल्कुल सही समझा। सार यही है कि ये एक सोची समझी, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल प्रक्रिया है। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है बल्कि असरदार ढंग से काम करना है। सही। ये योजना बनाने की दूरदर्शिता से शुरू होकर कार्यक्रम के असल प्रभाव का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी तक फैला हुआ है। पूरा साइकिल। हाँ, पूरा साइकिल। और जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है, इसे अब सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक मूलभूत विधि के तौर पर देखा जाता है। मतलब सामाजिक लक्ष्यों को पाने का एक जरूरी और एक्टिव जरिया, और संस्थानों का इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों को नियुक्त करना। हाँ, ये बात भी है। इस बात को और पुख्ता करता है कि इसके लिए विशेष ज्ञान, कौशल और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। ये महज मैनेजमेंट नहीं है, ये मिशन आधारित मैनेजमेंट है। बिल्कुल, मिशन पर आधारित। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने निश्चित रूप से समाज कल्याण प्रशासन को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है। उम्मीद है। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि संस्थान प्रशासन चलाने के लिए सामाजिक कार्य पेशेवरों को नियुक्त करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। समाज कल्याण प्रशासन का ये जो बढ़ता व्यावसायीकरण है, मतलब खास ट्रेनिंग पाए लोगों द्वारा ऐसे चलाना, इसका असल में कल्याण कार्यक्रमों के वितरण और उनकी प्रभावशीलता पर क्या असर पड़ रहा है? ये एक अच्छा सवाल है। खासकर जब हम इसकी तुलना उन पुराने तरीकों से करें जहां शायद ये काम कम औपचारिक रूप से होता था या बिना विशेष मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले लोगों द्वारा किया जाता था।
क्या इस व्यवसायीकरण से कार्यक्रम ज्यादा असरदार, ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा लक्षित बनते हैं? या फिर कभी-कभी ये प्रक्रियाओं को ज्यादा जटिल, धीमा या ब्यूरोक्रेटिक जैसा बना देता है? जिससे जमीनी हकीकत से शायद जुड़ाव कम हो जाता हो? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और भी सोचा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।